जबकि यहां पर आई प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपीज, ऑर्डर टू पे 10,000 रुपीज टू मिस्टर एक्स आफ्टर 30 days, प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपीज टू मिस्टर एक्स आफ्टर 30 days. ऑर्डर एंड प्रॉमिस, बस ये वर्ड में डिफरेंस करना है, बाकी एज इट इज क्लियर. कोई भी 5 पॉइंट अच्छे से याद रखो. अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी आपको फुल क्वेश्चन में आए इसके चांसेस कम होते हैं, बट 6 मार्क 5 मार्क इस तरह से आने के चांसेस इस क्वेश्चन के भी ज्यादा होते हैं. दैट इज मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑन चेक. चेक के ऊपर जो क्रॉसिंग्स होते हैं वो. तो सबसे पहले तो क्रॉसिंग क्या है, तो क्रॉसिंग इज द डायरेक्शन टू द ड्रॉई बैंकर. मतलब जो बैंक का चेक बना है उसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्या, नॉट टू मेक पेमेंट इन कैश, कि ये चेक अगर कोई लेके आता है तो उसको कैश पेमेंट मत करना, नॉट टू पे कैश, ये मेन वर्ड है. तो क्या करे, क्रेडिट द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ पे. ये इसकी मेन क्वालिटी है कि हमने क्रॉसिंग कर दिया, मतलब हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर कोई ये चेक लेके आता है तो उसको काउंटर पर कैश पेमेंट मत करना. बैरर चेक होता है तो आप चेक लेके जाओ तो बैंक में से पैसे विड्रॉ कर सकते हो. जबकि क्रॉसिंग वाला चेक है तो इसका मतलब ये है, अगर क्रॉसिंग किया है तो बैंक देख ले कि क्रॉसिंग है, तो भाई आपको हाथ में कैश नहीं मिलेंगे, आपका बैंक अकाउंट बोलो उसमें पैसे जाए. तो दो चीजें, बैंक को ऑर्डर करते हैं नॉट टू पे कैश, एंड क्या करना है, क्रेडिट द अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ द पेई. पेई का नाम लिखा हो या जो भी लिखा था भाई तेरे अकाउंट में जाएंगे. अब किन किन टाइप के क्रॉसिंग्स होते हैं, तो पहला होता है जनरल क्रॉसिंग. बहुत ही सिंपल है, मैं एक में ही सारी चीजें समझा दूंगा आपको. फॉर एग्जाम्पल ये चेक है, इसमें यहां पर साइड पर 2 लाइन की है और कुछ नहीं मेंशन किया है, देन इट इज जनरल क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग हो गया. तो देखो, 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक, जो कि मोस्टली लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर होता है. तो जनरल क्रॉसिंग मतलब 2 पैरेलल ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब लिटिल क्रॉस लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक विदाउट द वर्ड्स, कोई वर्ड नहीं लिखे होंगे, एंड कंपनी और एनी वर्ड सच एज नॉट नेगोशिएबल, मतलब कोई वर्ड नहीं लिखा होगा, सिर्फ 2 पैरेलल क्रॉस लाइन की है, तो उसको कहते हैं जनरल क्रॉसिंग. हर एक क्रॉसिंग में ये चीज तो कॉमन ही रहेगी कि चेक के पैसे कैश में नहीं मिलेंगे, वो आपके अकाउंट में जाएंगे. ठीक है. अब स्पेशल क्रॉसिंग होगा इसी के अंदर, तो स्पेशल क्रॉसिंग में क्या हो जाएगा कि 2 क्रॉस लाइन तो करेंगे ही, उसके बीच में बैंक का नाम लिख देंगे. देखो, विथ द नेम ऑफ द बैंकर, फॉर एग्जाम्पल SBI, ऐसा लिख दिया. तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये चेक मैंने HDFC का दिया है, अब मैंने ऊपर SBI लिख दिया है, मतलब ये पैसे SBI के अकाउंट में ही क्रेडिट होने चाहिए. अभी मैंने किसी पर्सन को चेक दिया है, अब वो, उसका एक बिजनेस अकाउंट भी है जो कि SBI में, पर्सनल अकाउंट भी है जो BOB में है. अब सपोज वो पर्सनल अकाउंट में डाल देगा तो मैं चाहता हूं कि उसके इसी अकाउंट में पैसे जाए, तो SBI लिख दिया, तो इसका मतलब ये पैसे SBI के अकाउंट में ही जाएंगे. एंड तीसरा, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, दैट इज अकाउंट पेई ओनली आर एडेड टू द जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग. मतलब यहां पर SBI अकाउंट पे, मोस्टली ये कर देते हैं अकाउंट पे, अकाउंट में ही पैसे जाने चाहिए, लिखे ना लिखे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. बट ये क्या होता है कि आगे हम किसी और को नहीं दे सकते, इसका जो नेगोशिएशन होता है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा. इसको लिख दिया, आगे हमने अकाउंट पे लिख दिया, अब ये चेक वो बंदा आगे किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्ट करता है. रिस्ट्रिक्ट करना मतलब स्टॉप करना, रोकना. मैंने इसको चेक दिया, अब इसको कोई पेमेंट इसको देना है तो वही चेक वो इसको दे देती है, वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो होता है जिसको हम कहते हैं एंडोर्स. पर अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहते हैं तो हम लोग लिख देंगे अकाउंट पे. एंड नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग टेक्स अवे द बेसिक फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. जो इसमें भी हमने देखा कि वो बेसिक फीचर है नेगोशिएशन का, वो स्टॉप कर देगा. नॉट नेगोशिएबल, आगे नेगोशिएशन नहीं होगा. नो क्रॉसिंग, सो क्रॉसिंग इंडिकेट्स दैट चेक रिमेन्स ट्रांसफरेबल बट ट्रांसफरी डज नॉट एक्वायर अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ ट्रांसफरर. ये मेन चीज है कि वो यहां पर
ट्रांसफरेबल रहेगा, बट ट्रांसफरी डज नॉट एक्वायर अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। मतलब ये चेक मेरे नाम पर है, मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं तो ठीक है, मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, बट अगर वो चेक के पैसे लेने का हकदार मैं खुद नहीं हूं तो वो मैंने जिसको भी दिया होगा ना, वो भी वो चेक के पैसे लेने के लिए हकदार नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जेन्युइन टाइटल ओनरशिप मेरे पास ही नहीं है, तो मैं किसी और को उसकी ओनरशिप दे ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बाइक की चाबी यहां पर रह गई, एग्जाम्पल से समझा देता हूं, तो वो मेरे हाथ में आ गई, अब वो बाइक की ओनरशिप मेरी नहीं है। मैं, कोई आता है स्टूडेंट, सर मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, क्या बात है, ये ले मेरी तरफ से बाइक गिफ्ट तेरे को। वो बाइक जिसकी चाबी मुझे मिली थी, जिसकी ओनरशिप मेरी नहीं थी, वो मैंने किसी और को दे दी। अब वो बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे को तो गिफ्ट में मिला है, सर ने दिया है, अभी तेरी बाइक है तो मैं क्या करूं, सर ने मुझे दिया है तो अब मेरी बाइक होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दिस मीन्स इफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव, जो मैंने अभी समझाया, ट्रांसफरी विल ऑल्सो गेट द डिफेक्टिव टाइटल। मतलब मेरे पास खुद ओनरशिप नहीं थी वो बाइक की, तो मैंने जिसको दिया उसके पास भी वो ओनरशिप नहीं आएगी। देन नेक्स्ट टॉपिक, होल्डर इन ड्यू कोर्स। बीच में एक जरूरी अनाउंसमेंट में करूंगा, यू ऑल आर इन थर्ड ईयर लास्ट सेमेस्टर, बट आपके कोई भी जूनियर्स है, आपके कोई छोटे भाई बहन है जो कि कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं, चाहे वो 11th-12th हो, FY/SY TY हो, CA हो, CS हो, तो साहस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है विथ बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्रिविलेजेस मतलब उसको क्या खास अधिकार मिलेंगे, ठीक है, स्पेशल राइट्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स अ पर्सन हु फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। अब कौन सी कंडीशन है जिसको हम बोलेंगे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो पहला, ही मस्ट हैव पेड द कंसीडरेशन टू ऑब्टेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए उसने कोई ना कोई कंसीडरेशन दिया है, मतलब आप साहस इंस्टीट्यूट की फीस पे करने के लिए चेक लेके आए हो, ठीक है, अभी वो चेक, वो अकाउंट आपके पापा के नाम का है, पर आप एक्सपर्ट हो चुके हो बचपन से, जब भी मैडम ने आपके रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड पर पापा की साइन करने के लिए बोला है, तब से सर पहले स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से मैंने प्रैक्टिस की है, और अभी तो महारत आ गई है, परफेक्ट। पापा अपनी सिग्नेचर परफेक्ट नहीं करते, मैं परफेक्ट कर देता हूं, आप पापा की सिग्नेचर करके लेके आ गए, तो अब वैसे पापा ने वो चेक मुझे दिया नहीं था, तो जेन्युइनली आई कैन नॉट बी द होल्डर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो ओनर है पापा है, क्योंकि आगे हमने पढ़ा ना कि कोई भी पर्सन जिसका ओनरशिप उसके पास खुद नहीं है वो किसी और को नहीं दे सकता। अभी आप तो चोरी करके लाए हो चेक, एग्जाम्पल के तौर पर आपने फॉर्जरी की है, तो उसकी ओनरशिप तो आपके पास है ही नहीं, फिर भी आपने मुझे दे दिया, तो मुझे भी जेन्युइन ओनरशिप नहीं मिलनी चाहिए। बट अगर मुझे ये चीज तो पता ही नहीं है कि आप पापा की काउंटर फिट करके लेके आए हो, गलत साइन करके फॉर्जरी करके लेके आए हो, मैंने चेक ले लिया, अब मैंने चेक क्यों लिया, सर बस एम જ મને આજે બહુ પ્રેમ ઉભર્યો ને તમારી ઉપર એટલે હું ચેક લઈ આવ્યો છું તમારા માટે, એવું નથી, મેં તમને ભણાયું છે, તમે એના બદલામાં મને फीस માટે चेक આપો છો, तो जे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक मुझे मिल रहा है, उसके बदले में मैंने आपको कंसीडरेशन दिया है। कंसीडरेशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे कोई गुड्स दिए हो, चाहे कोई सर्विस दी हो। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। आज से हजारों साल पहले बिजनेस लॉ के आगे के पार्ट में पढ़े हुए हो आप, तो मैंने कुछ आपको दिया है लाइक एजुकेशनल सर्विसेज, उसके बदले में आपने ये चेक मुझे दिया है, तो मैंने आपको कंसिडरेशन दिया, उसके बदले में मुझे चेक मिला है, तो आई कैन बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब जेन्युइन होल्डर हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब जेन्युइन होल्डर, कुछ गलत नहीं है, उसको ओनरशिप मिल जाएगी उस चेक की, आगे कुछ गड़बड़ हुई है तो भी मुझे जेन्युइन टाइटलशिप मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। और उसमें पहली कंडीशन कंसीडरेशन के बदले में होना चाहिए। He must have obtained the possession of instrument before the maturity date, मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले वो इंस्ट्रूमेंट मुझे मिल गया होना चाहिए।
मैच्योरिटी डेट फॉर एग्जांपल ऐसा है कि 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल या उससे पहले वो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आ जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। हालांकि वो प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हर एक चीज में प्रूव करना पड़ेगा, बट ये होता है कि मैच्योरिटी डेट से पहले मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट आ चुका था। एंड थर्ड, ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, मतलब ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था कि आपने सिग्नेचर फेक करके लाए हो, आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आए, मुझे नहीं पता है कि आप चोरी करके लाए हो या सच में खरीद के मेरे लिए लाए हो। तो मैं यहां पर ये एज्यूम करके चलता हूं कि आपने मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है, प्यार है, उसके लिए ईमानदारी से अपने पसीने की कमाई से मेरे लिए गिफ्ट खरीदी है। पर मुझे ऐसा पता है कि भाई तू वहां से चोरी करके भागा था, वो यही चीज है ना, हाथ लाइन बना दे, ऐसा करके मैं लेता हूं, मुझे पता है कि ये चोरी वाला है, फिर भी मैं ले रहा हूं, तो आई कैन नॉट बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैंने यहां पर जो ऑब्टेन किया है इंस्ट्रूमेंट, वो गुड फेथ में किया है, ऑनेस्टली किया है। तो 3 कंडीशन, पहला पेड द कंसीडरेशन, उसके बदले में आपको वो इंस्ट्रूमेंट मिला है। दूसरा मैच्योरिटी डेट से पहले, बस इतने ध्यान रखो, बिफोर मैच्योरिटी डेट। एंड तीसरा ऑब्टेन इन गुड फेथ, मतलब मेरे पास शंका करने जैसा कुछ है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप अभी इस एज पर, सर मैं आपके लिए ब्रांड न्यू मर्सिडीज लेके आया हूं, तू कहां से लेके आ सकता है, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए, ऐसा कुछ शंका जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे लिए पेन गिफ्ट में लेके आए, ठीक है, 50 रुपए की है, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, प्यार से लाए हो, 10 रुपए की पेन आप खरीद सकते हो, तो मैं उसको ले रहा हूं। पर आप लोग मेरे लिए कुछ महंगी बाइक लेके आते हो, सर 5 लाख की बाइक आपके लिए, यार ये कैसे हो गया। मेरे पास ऐसा शंका करने जैसा कुछ नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑब्टेन इन गुड फेथ, जेन्युइनली, ऑनेस्टली। देन प्रिविलेजेस, मतलब मैंने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया, ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती, तो मुझे क्या प्रिविलेजेस यानी कि स्पेशल राइट्स मिलेंगे। देखो ये मेन एक एक लाइन ही है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आपको एक्सप्लेन करना है। ये सिर्फ मैंने की वर्ड्स दिए, हर एक में ध्यान रखना, फिर ऐसा ना हो कि सर 10 मार्क्स में पूछा था, इतना ही लिख के आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या, कुछ लोग ऐसा पूछने आते हैं, इसलिए ऊपर लिखा है समरी नोट है ये, ठीक है, डिटेल वाला रिफर कर सकते हो आप। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बिकम कंप्लीट एंड इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट, मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट हो तो भी वो कंप्लीट माना जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहां पर पे नाम लिखा है, अमाउंट लिखी है, साइन की है, ठीक है, अब यहां पर डेट लिखना आप भूल गए थे, डेट लिखना आप भूल गए थे, मैंने डेट लिख दी तो वो ठीक है, चलेगा। वैसे एक्चुअली में नहीं चलता हूं, आपने नाम नहीं लिखा है, मैं खुद नाम लिख देता हूं, चलेगा। इनकम्प्लीट है क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो उसके लिए उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिलअप होनी चाहिए। अब वो इनकम्प्लीट है तो वो जेन्युइन नहीं है, बट वो इनकम्प्लीट कंप्लीट माना जाएगा अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मतलब आपने चेक कई बार ऐसा होता है कि सर चेक दे रहे हैं, नाम क्या लिखना है, सर नाम साहस इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, स्पेलिंग मिस्टेक, आप नाम रहने दो हम लिख देंगे, आप साइन करके दे देते हो, तो एक्चुअली में तो ऐसा हुआ कि ये इनकम्प्लीट है इंस्ट्रूमेंट, तो वो जेन्युइन नहीं हो सकता। बट हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में आप चेक दे रहे हो, जो डेट का चेक है उससे वो डेट या उससे पहले आप दे रहे हो, और हम लोग गुड फेथ में ले रहे हैं, तो ठीक है, उसके ऊपर नाम हम लोग लिख देंगे और फिर भी वो जेन्युइन होगा। आप ये क्लेम नहीं कर सकते मैंने तो नाम लिखा ही नहीं था तो ये इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप आपको नहीं मिल सकती, कैंसिल करो, नहीं, वो इनकम्प्लीट कंप्लीट हो जाएगा। आपने डेट नहीं लिखी थी, कई बार डेट सर तुम्हें लिखी दे जो ने डेट, चलेगा, इनकम्प्लीट विल बिकम कंप्लीट, मतलब जो भी आगे की डिफेक्ट रह गई है वो डिफेक्ट से वो फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा मतलब अब उसमें डिफेक्ट नहीं, जेन्युइन हो गया। कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट बिकम्स अनकंडीशनल, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशनल होता है तो फिर वो नेगोशिएट तुरंत नहीं हो सकता, तो वो अनकंडीशनल बन जाएगा, मेन चीज है बिकम्स अनकंडीशनल। इवन इफ ट्रांसफरर हैज ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट बाय फ्रॉड और इलीगल मेथड, होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ बेटर टाइटल। मतलब जो ट्रांसफरर है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने वो फ्रॉड करके, पापा की सिग्नेचर गलत करके या कोई इलीगल तरीके से चोरी करके, चोरी करना इट्स इलीगल, करके वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन लिया है। कई बार ऐसा नहीं होता है, बंदूक रखते चल साइन कर,
मूवीज वगैरह में देखते हो, भाई का फोन आया, भाई ने घोड़ा रखा है, सिग्नेचर कर देना है वास्तव, तो मुन्ना भाई, तो वो सिग्नेचर इस तरह से किए, मतलब इलीगल मीन्स है, पर उसने फिर वो इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे दिया जेन्युइन पर्पस के लिए, तो भले बीच वाले ने वो फ्रॉड करके लिया है, फिर भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास उसका टाइटल जेन्युइन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, इसलिए गुंडे लोग क्या करते हैं कि वो बंदूक से पैसे देके या कुछ भी करके वो ले लेते हैं और फिर वो किसी और को ट्रांसफर कर देंगे, जिसको इस चीज के बारे में नहीं पता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्डर्स वगैरह एग्जांपल है, बिल्डर्स वगैरह क्या करते हैं, फ्रॉड करके जमीन ले लेते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ पैसे वैसे खिला के जमीन ले ली, ऊपर बिल्डिंग भी बना दी, अब वो अपने पास रखते हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट वो वापस ले ले, ऐसा करे, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर फ्लैट बना के इनोसेंट कस्टमर्स को बेच देंगे, जिनको इसके बारे में नहीं पता है। अब यू आर होल्डर इन ड्यू कोर्स, आपने पैसे देके घर खरीदा है, मैंने दिया जिसके पास खुद टाइटल जेन्युइन नहीं था, बट फिर भी यू विल गेट द बेटर टाइटल। ठीक है, ऐसा होता है। एवरी प्रायर पार्टी रिमेन्स लायबल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, हर एक जो प्रीवियस पार्टी, मतलब 4 लोगों के पास ट्रांसफर होके आया है, तो मुझे पहले वाले या जो भी है जिसने बीच में गलत किया है, सभी की सभी पार्टीज लायबल रहेगी फॉर होल्डर इन ड्यू कोर्स। मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट और ड्रॉवर ऑफ द बिल और चेक कैन नॉट अवॉइड देयर लायबिलिटी टू पे, मतलब ये इसी का पॉइंट है कि जो भी प्रीवियस पार्टी है वो सब लायबल रहेगी, चाहे वो ड्रॉवर हो या प्रॉमिसरी नोट का मेकर हो या चेक का ड्रॉवर हो, वो सब भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लायबल रहेंगे। नो एंडोर्सर कैन डिनाई हिज लायबिलिटी, मतलब अगेन ये भी इसके ऊपर ही है कि कोई भी एंडोर्सर ये नहीं कह सकता बीच में मैं क्या करूं, मतलब एग्जांपल के तौर पर ए, बी, सी और लास्ट में डी, अब यहां पर कुछ गड़बड़ निकलती है, तो जो सी है, सॉरी डी है, वो सी पर भी केस कर सकता है, बी पर भी केस कर सकता है, ए पर भी केस कर सकता है। अब यहां पर बी बोले कि मैं क्या करूं, ए के पास से तो जेन्युइनली मुझे मिला था और मैंने सी को जेन्युइन ही दिया था, अब बीच में इसने गड़बड़ की है, तो मेरा तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, नहीं, वो भी लायबल रहेंगे, प्रीवियस सारी पार्टी लायबल रहेगी, ड्रॉवर, मेकर, एंडोर्सर, एवरीवन विल बी लायबल टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। एवरी होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, लॉ प्रिज्यूम्स दैट, मतलब अगर कुछ भी अलग नहीं है तो लॉ यही मान के चलेगा कि सभी ईमानदार हैं, सभी होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स ही है, मतलब सब लोगों ने वो ऊपर की 3 कंडीशन सेटिस्फाई की है, वो मान लेंगे, एक्सेप्ट के वो प्रूव करो कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं था, इसने कोई ना कोई कंसीडरेशन के बिना ये इंस्ट्रूमेंट लिया था, वो प्रूव करो, तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। बाकी लॉ यही मान के चलेगा कि एवरीवन इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसीडरेशन इट इज वॉइड, ये तो पता ही है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कंसीडरेशन ही ना हो तो वो वॉइड माना जाता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स के अंदर आपको बिजनेस लॉ 1 में आ चुका है। देन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, देखो हम लोग थोड़ी स्पीड रखेंगे और दिस इज सुपर फास्ट रिवीजन सेशन, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको हर एक के बीच में आपको पढ़ने के लिए टाइम दूं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 यूनिट आप लोग रिफर कर लीजिए। डिसऑनर ऑफ चेक, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर आपको कोई भी टॉपिक आता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स डिसऑनर ऑफ चेक के हमने यहाँ पर ब्रीफली कवर किए हैं। सबसे पहला तो डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो चेक इज सेड टू बी डिसऑनर व्हेन बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट, बैंक ने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब ये चेक डिसऑनर हुआ, मतलब कि चेक बाउंस हुआ। व्हेन बैंक रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक, अब इसके लिए नोटिस देनी पड़ती है, तो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल द प्रायर पार्टीज, मतलब आपने फॉर एग्जांपल फीस का चेक मुझको दिया, मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वालों ने वो चेक के पैसे हमें नहीं दिए, इसका मतलब कि वो चेक डिसऑनर हो चुका है क्योंकि बैंक ने पैसे नहीं दिए। अब वो चीज ऑब्वियसली बैंक तो हमें इन्फॉर्म करेगी ही, नाउ इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव नोटिस टू द मेकर ऑफ द चेक, मतलब प्रीवियस पार्टी जो भी है वो,
तो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि मैं हूं, वो चेक मेरे पास है, बैंक मुझे देगी, मस्ट गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल द प्रायर पार्टीज। जितनी भी प्रायर पार्टीज है, यहां पर एक ही है, आपने ही मुझे चेक बना के दिया है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि भाई आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, आप आके कैश में पैसे दे जाओ और वो चेक वापस ले जाओ, या बैंक ट्रांसफर कर दो, यूपीआई कर दो और ये चेक वापस ले जाओ। ठीक है, तो जो होल्डर है उसको नोटिस देनी पड़ेगी टू ऑल द प्रीवियस पार्टीज whom he wants to make the liable। मतलब आगे एंडोर्स होते होते 4-5 लोगों के पास आया है, तो उसमें से मैं जिन जिन लोगों को नोटिस देना चाहूँ वो सबको दे सकता हूँ। ठीक है, 5 है तो पांचों को 5 को देनी पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं 2 को जानता हूँ, 2 को नोटिस दे दूं चलेगा। फिर वो 2 है, वो किसी और उसके पहले वाले को जानते हैं तो वो उसको भी नोटिस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कैसा होता है, आपने चेक दिया, वो डिसऑनर हो गया, मैं आपको बताऊंगा आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया। आपको वो चेक दिया था पापा ने, तो आप किसको इन्फॉर्म करोगे? पापा को। पापा को चेक है वो डिसऑनर हो गया है, तो आप प्रीवियस पार्टी को इन्फॉर्म कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर, ये डिसऑनर की नोटिस क्यों देनी है? तो मेन चीज ये है कि उनकी लायबिलिटी बताने के लिए। नाउ यू आर लायबल टू पे, जो चेक आपने दिया था वो डिसऑनर हो गया है, पैसे क्लियर नहीं हुए हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि ये पैसे आप मुझे दोगे। तो टू इन्फॉर्म द पार्टीज liable on the instrument about their liability which accrues as the result of dishonor। मतलब फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए का चेक आपने दिया था, अब आप बोल रहे हो कि सर मेरा फाइनल पेमेंट हो गया, मेरी सारी फीस कंप्लीट। मैंने बोला डन, ओके, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, चेक डिसऑनर हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपकी 5,000 रुपए की जिम्मेदारी क्यों बनी? क्योंकि आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। If the holder neglects to give such notice within a reasonable time, then a prior party is liable on the instrument are discharged। Holder neglects to give notice, then previous parties will be discharged from their liability। मतलब 5,000 का चेक आपने दिया, चेक बाउंस हो गया, मैंने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया, मैंने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया विद इन द रीजनेबल टाइम। नाउ विद इन व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? इट्स सब्जेक्ट टू सिचुएशन, सब्जेक्ट टू लॉ, पर रीजनेबल टाइम के अंदर मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है, तो यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस लायबिलिटी, अभी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं रहेगी। नोटिस कौन देगा? नोटिस बाय हुम, कौन लोग इसके ऊपर नोटिस देंगे? तो ऑब्वियस है बाय द होल्डर और एनी प्रायर पार्टी, वो नोटिस दे सकता है। मतलब होल्डर तो देगा ही देगा, पर उसके आगे भी जिसको भी नोटिस देनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने आपको नोटिस दी, आपने, आपके पहले वाली प्रायर पार्टी कौन थी? पापा, तो पापा को दी। फॉर एग्जांपल पापा को वो चेक उनके ऑफिस में से मिला था, तो वो उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको नोटिस देंगे। तो नोटिस मैं भी दे सकता हूं, नोटिस आप भी दे सकते हो, आपने पापा को दी, पापा भी दे सकते हैं, मतलब प्रायर पार्टी सभी अपनी प्रायर पार्टी को दे सकती है। मतलब नोटिस बाय द होल्डर और एनी प्रायर पार्टी। चेन मेथड ऑफ गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर, जो मैंने आपको समझाया, चेन मेथड होती है, मैं आपको दूंगा क्योंकि मुझे आपके पास से चेक मिला था, आप पापा को दोगे क्योंकि आपको पापा के पास से चेक मिला था, पापा उनके आगे वाले को चेक देंगे। तो वो क्या हुआ? क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि ये चेक एक्चुअली में तो आपके पापा के ऑफिस से आया, मैं थोड़ी पहचानता हूं, तो मैं आपको पहचानता हूं, आप पापा को पहचानते हो, पापा उनके ऑफिस वाले को पहचानते हैं। चेन। एंड बाय प्रिंसिपल और एजेंट, मतलब प्रिंसिपल खुद भी दे सकता है नोटिस या उनके एजेंट भी दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल वो चेक आपने मेरे नाम का दिया था या साहस इंस्टीट्यूट के नाम का दिया था, अब मैं खुद भी जो बाउंस हो गया, तो मैं खुद भी आपको नोटिस दे सकता हूं, या मेरे बिहाफ में यहां पर जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो स्टाफ मेंबर है, वो भी आपको नोटिस दे सकते हैं। मतलब यहां से आपको मैडम कॉल करके बताएंगे कि आपने जो चेक दिया था ना क्लास में, वो डिसऑनर हो गया है, आपको व्हाट्सएप पे भी उसका मैसेज भेजा है या फोटोग्राफ भेजा है। फिर आप ये नहीं कह सकते हमने तो चेक फॉर एग्जाम्पल भाविन सर को दिया था, उन्होंने थोड़ी नोटिस दी। नहीं, प्रिंसिपल या उनके कोई भी एजेंट वो नोटिस दे सकते हैं। इवन प्रायर पार्टी में भी उनके एजेंट को भी वो नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, वो आएगा ही नोटिस टू हुम, किनको नोटिस दे सकते हैं? तो ऑल प्रायर पार्टीज, जितनी भी आगे की पार्टीज है वो सबको हम नोटिस दे सकते हैं। एंड टू पार्टी और हिज एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पार्टी को खुद को दो या उसके एजेंट को दो या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दो। फॉर एग्जाम्पल जो मेन पर्सन है उसकी डेथ हो गई है, तो कोई बात नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उनके एयर कौन है, मतलब वारसदार,
तो उनको भी नोटिस दे सकते हैं। नोटिस किस फॉर्म में हो सकती है? फॉर्म ऑफ नोटिस, तो इट कैन बी ओरल और रिटर्न, बट रिटर्न नोटिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर। ये आपको आगे सेंटेंस तो खुद बनाना है, मेन चीज है कि ओरल भी हो सकता है, मतलब मैं आपको बता दूं भाई आपने जो चेक दिया था ना वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, ओके, कल चेक लेके आना या कल कैश लेके आना, ये मैंने ओरली बता दिया। या फिर आपको मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, उसका फोटो भी भेज दिया है, तो वो रिटर्न फॉर्म में हो गया। अब रिटर्न फॉर्म में एडवाइजेबल है, कल को क्या आप ऐसा बोलो सर आपने तो बताया ही नहीं था बेटा, व्हाट्सएप चेक कर, सर डिलीट, તે डिलीट करी છે, मैं डिलीट नहीं करी हूँ, हमारे पास है रिकॉर्ड, तो वो हम इन्फॉर्म कर सकते हैं रिटर्न फॉर्म में, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो फ्यूचर में। कैन बी इन एनी फॉर्मेट, फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट उसके अंदर क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि चेक डिसऑनर हो गया है। आप कोई भी फॉर्म में लिखो, कोई भी लैंग्वेज में लिखो, ऐसा नहीं कि पहले सर यहाँ पर डेट लिखना है, टू रिस्पेक्टेड स्टूडेंट जय भारत सर જણાવવાનું કે તમે અમને જે ચેક આપ્યો તો આ બધું લખવાની જરૂર, कोई भी इस तरह से भी लिखते हो तो भी चलेगा। योर चेक given for so and so amount is dishonored by the bank, we request या पे द अमाउंट इन कैश वगैरह वगैरह, कुछ भी। मेन चीज ये होनी चाहिए कि आप जो भी लिख रहे हो ना उसके अंदर ये क्लियर आ जाना चाहिए, इंडिकेट्स दैट चेक इज डिसऑनर, ये इंडिकेशन हो जाना चाहिए, कोई भी फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। एंड इट मस्ट बी गिवन विथ इन रीजनेबल टाइम, नोटिस जो है वो रीजनेबल टाइम में दे देनी चाहिए। अभी आपने अभी जो चेक दिया है वो डिसऑनर हो गया है, मुझे 5 साल के बाद पता चला, मैंने ध्यान ही नहीं रखा, 5 साल के बाद पता चला, 5 साल के बाद कॉल कर रहा हूँ, बेटा आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, उसके पैसे दे के जाओ। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे, चल वो रीजनेबल टाइम के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले। क्लियर? ड्यूटीज ऑफ होल्डर अपॉन डिसऑनर, जो अभी भी आपने आगे देख लिया कि मेरी ड्यूटी क्या है होल्डर की, अगर डिसऑनर हुआ है चेक तो ऑब्वियसली नोटिस दे दो भाई, नोटिस नहीं दोगे तो फिर आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, तो मस्ट गिव नोटिस एंड मे ब्रिंग अ सूट, मतलब केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द पार्टीज लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। मतलब मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं एक तो आपको नोटिस दे दूं, आपने नोटिस पे આવી બધી નોટિસો તો બહુ આયા કરે, કોઈ કશું નહીં ઉખાડ દેવા, તો પછી મારી જવાબદારી છે કે હું બેંકમાં સૂટ મતલબ કેસ ફાઇલ કરું કોર્ટમાં કે ભાઈ આ રીતના મને પૈસા નથી મળ્યા અને મારે આ પૈસાની રિકવરી કરવાની છે, એ મારી જવાબદારી છે। પછી હું રડવા બેસું, મેં ચેક નહીં આ પૈસા નહીં આપ્યા, मैं तो नोटिस भी આપી, મને પૈસા नहीं આપ્યા, कोर्ट सरकार કશું करती જ નથી, सरकार कब करेगी जब उनको पता चलेगा, तो मुझे उसके लिए नोटिस देनी पड़ेगी कोर्ट में भी। मतलब पहले नोटिस दो टू द प्रायर पार्टीज विद इन रीजनेबल टाइम एंड फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको नोटिस दी और सीधा केस फाइल करने जाता हूं, आपको नोटिस दी, आप पैसे दे रहे हो तो ठीक है, बात खत्म, नहीं दे रहे हो तो फिर मैं आगे केस फाइल करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने केस फाइल ही नहीं किया कोर्ट में और मुझे पैसे नहीं मिले, मैं रो रहा हूं सरकार ऐसी सरकार वैसी, नहीं, इट इज माई ड्यूटी। एंड पेनल्टीज अपॉन डिसऑनर, ध्यान रखना, कोई भी ये सोचता है कि हाँ सर, हमारा भी अमुक लोग विचारता है आ सारू है, આપણે છે ને કામ કરીશું, સરને ચેક આપી દઈશું, સરને ખબર જ નહીં પડે, આપણો ચેક જો ભૂલી ગયા તો પૈસા જ નહીં આપવાના થાય, ડિસઓનર થઈ ગયો અને સર આપણને યાદ જ નહીં કરાવે તો પૈસા આપવાના જ નહીં, રીઝનેબલ ટાઈમ આ સારો ઓપ્શન છે। બટ लेकिन किंतु परंतु ये ध्यान रखना, पेनल्टीज अपॉन डिसऑनर भी है। वो क्या पेनल्टीज है, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, 2 साल तक की मैक्सिमम है, कम भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पहली बार के ऑफेंडर हो या बार बार के ऑफेंडर हो। छोटे छोटे क्राइम के लिए सजा बड़ी बड़ी मिलती है, बड़े बड़े क्राइम्स करते हो लाइक किसी को गाड़ी से उड़ा के मार देते हो तो फिर ऐसे लिख के जाओ, पता है ना पुणे पॉर्स केस, उसमें एक अंडर एज लड़के ने 2 कपल को मार दिया था, तो उसको 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए बोला था कि भाई तुम्हारी ये पनिशमेंट, फिर बाद में थोड़ा बढ़ा इसलिए थोड़ा चला होगा, फिर अभी तो वो निकल गया होगा इंडिया के बाहर, पता नहीं। तो सजा 2 साल तक की जेल या फिर फाइन, फाइन ध्यान से, विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, मतलब
आपने 10,000 का चेक दिया था, वो डिसऑनर हुआ है तो आपको 20,000 रुपए तक का पेमेंट करना पड़ सकता है। और विथ बोथ, आप वहां पर जाके अपना गुना एक्सेप्ट नहीं करते हो, हाँ मैंने नहीं दिया है, मैं नहीं नहीं આમ તેમ દાદાગીરી મારો છો, તો કોર્ટ બી આવશે, જેલમાં બી બેસાડો 6 મહિના અને ડબલ પનિશમેન્ટ भी आपको, सुधरे। लॉ का पर्पज ये होता है कि लोग सुधरे, ठीक है। तो यहां पर हमारा पहला जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर कंप्लीट हुए। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फॉर ऑल टॉपिक्स रिफर साहस स्टडी पैम्पलेट्स और वीडियोस फ्रॉम द साहस ऐप। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ऑप्शन में आपको आएगा, बट फिर भी कई बार दो क्वेश्चन मिक्स भी होते हैं, ठीक है। ए एंड बी, एक आपको इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पूछे और दूसरा ये चैप्टर का पूछे, तो ऐसा न मत करना कि एक ही चैप्टर करके जाओ, ठीक है, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। चलो, उसमें सबसे पहला दो टॉपिक है इंपॉर्टेंट। इसमें पहला है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक, ई गवर्नेंस। इसके अंदर देखो, जहां तक हो सके ना वहां तक ये कोशिश करना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो इजी रहेंगे आपको लिखने के। ये थोड़े लैंग्वेज के अंदर कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, बट फिर भी मैंने जैसे बोला कि अगर कॉम्बिनेशन होता है तो आपको दोनों क्वेश्चन लिखने पड़े तो उसमें आपको ये आता तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो। तो देखो, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, ई गवर्नेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है या राइट अ नोट ऑन ई गवर्नेंस। तो देखो, सबसे पहला तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज पर सेक्शन 4। तो लॉ रिकॉग्नाइज करता है रिकॉर्ड्स को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। पहले क्या था, तुम्हारे पास क्या सबूत है, सबूत पेपर के फॉर्म में लाते थे। नाउ ये आईटी एक्ट के अंडर में क्या हुआ है कि जो सबूत है वो राइटिंग में, टाइप रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में, किसी में भी हो चलते हैं। देन सच रिक्वायरमेंट शैल बी सेटिस्फाइड इन सच इंफॉर्मेशन और मैटर इज रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब जो भी हाथ से लिखा हुआ हो, टाइपराइटर में लिखा हुआ हो या प्रिंट फॉर्म में हो, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चलेगा। एंड एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर द सब्सिक्वेंट रेफरेंस। मतलब उसको सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल करना हो, आगे रेफरेंस के लिए भी इस्तेमाल करना हो तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल, ये सास का मटेरियल जो आप देख रहे हो, जिसके अंदर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ये कंप्लीटली जेन्युइन है। अभी ये आप सब्सिक्वेंट रेफरेंस, आगे के रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये जो मैं टिक मार्किंग कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ सकते हो, वो आप आपके किसी फ्रेंड को भी दे सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला भी। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, इसके ऊपर आगे टॉपिक भी आएगा, क्वेश्चन आता है डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो देखो, प्रोवाइड्स दैट, मतलब जो लीगल रिकॉग्निशन है वो डिजिटल सिग्नेचर को मिला हुआ है। मतलब पहले क्या होता था कि ऑन पेपर आप सिग्नेचर करो, अब डिजिटल फॉर्म की सिग्नेचर भी वैलिड मानी जाती है। वो क्या है, तो प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी लॉ रिक्वायर्स दैट एनी इंफॉर्मेशन मैटर शुड बी authenticated by affixing the signature of any person, then such requirement shall be satisfied if it is authenticated by means of digital signature affixed in such a manner as may be prescribed by the central government। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट ऐसे है जिसके अंदर पर्सन की सिग्नेचर जरूरी है, उसको उसको यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नेचर करके भी, डिजिटल फॉर्मेट में मतलब जो मैंने किए इस पेपर पे इस तरह से नहीं, जो स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ओटीपी आना, ये भी एक तरह की डिजिटल सिग्नेचर का ही फॉर्मेट है। तो वो करके भी आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। आपको ओटीपी भेजा, वो ओटीपी आपने डाला, मतलब आपने उसको ऑथेंटिकेट किया। मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं भाई ये मेरी ही परमिशन से है। तो आप ओटीपी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चेक दे रहा हूं, तो चेक के ऊपर मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, तो वो क्या है, एक ऑथेंटिकेशन है कि ये चेक मैंने ही दिया है, आप इसका पैसा क्लियर कर दो। अब जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, पिन डालते हैं। तो पिन भी एक तरह से क्या हुआ कि ये मैं ही हूं, मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं कि पानीपुरी वाले को 20 रुपए दे। तो ये क्या हुआ, एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर, जिसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मैं ऑथोराइज कर रहा हूं बैंक को भी सामने वाले को पेमेंट कर दो। अब ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। इन सिंपल वर्ड्स,
in simple words, if any law requires that any signature be affixed on any electronic document, then affixing digital signature will be sufficient. ये डिजिटल सिग्नेचर था. नाउ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के यूज. तो फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, एप्लीकेशन और अदर डॉक्यूमेंट, उसका क्रिएशन हो मतलब बनाने का, रिटेंशन मतलब उसको अपने पास रखने का, होल्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रिजर्वेशन मतलब संभालना उसको, हाँ मेंटेन करना, इश्यू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस और परमिट और रिसीट्स और पेमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड इट्स एजेंसीज मे बी डन थ्रू द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स. अब ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है. पहले ऑफिस सीरियल आता था, उसके अंदर क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में फाइल ट्रांसफर होती है. अब आप डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसको रिटेन कर सकते हो, उसको प्रिजर्व कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो. ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है. आप कॉलेज के एडमिशन के लिए भी पहले फिजिकल फॉर्म में, बहुत टाइम पहले फिजिकल फॉर्म में आपको एडमिशन का प्रोसेस करना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था. अब वो डिजिटल फॉर्म में होता है. पहले सास इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते थे तो फिजिकल फॉर्म में फॉर्म भरा जाता था, अब कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं भरना होता है, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है. तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने, उसको रिटेन करने का, प्रिजर्व करने का, ट्रांसफर करने का, एडिट करने का, ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय लॉ अंडर आईटी एक्ट अप्रूव्ड है, वो लीगल है. रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये देखो पूरा ई गवर्नेंस के ऊपर पूछे, ये इसमें से कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी पूछ ले, लाइक राइट अ नोट ऑन रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, शॉर्ट क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस तरह से भी आ सकता है. तो where any law provides that document, records or information shall be retained for any specific period, then that requirement shall be deemed to have been satisfied in such documents, records or information are retained in electronic form. Following conditions are to be satisfied. मतलब अगर as per law कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा है जो कि आपको संभालने हैं, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी संभाल सकते हो. उसके लिए नीचे की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आप हमारे क्लास के स्टूडेंट हो तो आपका फॉर्म होना चाहिए. पहले फिजिकल फॉर्म होता था, जो आ रहे हो फाइल खोलो, आज स्टूडेंट में फॉर्म आ रहे हो. अब यही फॉर्म आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो, मतलब कोई पेपर नहीं है, बट हमारी सिस्टम में, हमारे एडमिन पोर्टल में, हमारे एप्लीकेशन के बैक एंड पे इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की हुई है, तो वो वैलिड है. ठीक है, पर उसके लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो मेन कीवर्ड्स जो है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं कि द इंफॉर्मेशन कंटेन therein remains reasonably accessible for subsequent reference. मतलब जब भी जरूरत पड़ती है तो वो इंफॉर्मेशन सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए तुरंत अवेलेबल हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल सास इंस्टीट्यूट आप लोगों को पिकनिक लेके गया, तो पिकनिक के टाइम पे आप लोगों के फॉर्म भराए थे, फिर वो सभी फॉर्म के हम लोगों ने यहाँ पर पीडीएफ्स भी बनाए और वो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल ही थे कि अगर कोई भी कुछ जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिजिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं कंसेंट और डिजिटल फॉर्म में भी हमने रेडी रखा है. मतलब जब भी जरूरत हो वो तुरंत अवेलेबल. हाँ तू तो खरू पर खबर नहीं क्या है, वो ऐसा नहीं. मैंने बनाया था, फिजिकल फॉर्म तो रखा ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रखा था, वो पता नहीं डिलीट हो गया, तो इसका मतलब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं रखा, तो वो गलत है. यहां पर मेन चीज क्या है, वो एक्सेसिबल होना चाहिए. फर्दर रेफरेंस के लिए जब भी हो जरूरत हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल होने चाहिए. आप पिकनिक गए हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहेंगे. परमिशन हमने स्टेट क्रॉस करने की ले ली है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेरे पास रहेगी. पुलिस परमिशन ले ली है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे पास रहेगी ही. फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रहेगा. कुछ भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने हैं कि जो एक्सेसिबल हो. सेकंड, the electronic records is retained in the format in which it was originally generated, sent or received. मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में हो उसी फॉर्म में आप उसे जनरेट करोगे, सेंड करोगे या रिसीव करोगे. मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ओरिजिनल अलग था पर मैंने फिर जब इलेक्ट्रॉनिक किया ना तो उसके अंदर डेटा बदल दी, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते. इसलिए मैंने क्या बोला, आपने भेजा, हमने उसी की पीडीएफ बना के उसको स्टोर किया. ओरिजिनल अलग था, हमने फॉर एग्जांपल क्लास के टर्म्स कंडीशंस जो थे वो आपको एक्चुअली में अलग बताए,
फिर जब हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया ना, तब हमने बदल दिए। तो ऐसा चेंज नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल हो वही डिजिटल फॉर्म में होने चाहिए। ओरिजिनल अलग हो, डिजिटल फॉर्म में अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता, वरना अदरवाइज वो हम लोग कुछ इलीगल कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक्शन हो सकता है। And third, the details which will facilitates the identification of the origin, destination, date and time of dispatch or receipt of such electronic records are available. मतलब ये किसने भेजा था, कब भेजा था, कहां से आया था, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, वो अवेलेबल होना चाहिए। इसलिए कई बार ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कोई फेक न्यूज स्प्रेड कर दी, ये ओरिजिनल किसने स्प्रेड किया था उसको पकड़ो, क्योंकि वो फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है जिसकी वजह से रायट्स हो सकते हैं या किसी को मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कई बार बोलते हैं कि भाई खोटी इन्फॉर्मेशन ने शेयर ना करशो, નહીતર એ આઈટી કાનૂનની અંદરમાં અપરાધ છે, એની માટે તમને સજા થઈ શકે છે। किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा, हमको नहीं पता था, हमने भी भेज दिया, तो वो गैर कानूनी है। ठीक है, ध्यान रखना, एक्शन नहीं लेते हैं, नहीं हुआ है आपके ऊपर, इट्स ओके, अगर कभी भी हो सकता है तो लीगली आप फंसोगे। ठीक है, ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये तो सिंपल है, जैसे फिजिकल फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट होता है, ऑडिट मतलब चेकिंग, वैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी चेकिंग होता ही है। तो देखो, कैन बी ऑडिटेड जस्ट लाइक फिजिकल रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, एंड विच इज ऑल्सो कंप्लीटली जेन्युइन, वेर इन द कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, acceptance of the proposal, revocation of proposal and acceptance as the case may be are expressed in the electronic form or by means of an electronic records. Such contracts shall not be deemed to be unenforceable, not be deemed unenforceable, not unenforceable मतलब enforceable होता है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये वर्ड समझ में ना आए तो ऐसा लिख देना, are enforceable, एनफोर्सिएबल मतलब जेन्युइन, क्योंकि कुछ सर नॉट लिखा है ना, नॉट लिखा है ना, नॉट अनएनफोर्सिएबल, नॉट अनएनफोर्सिएबल मतलब एनफोर्सिएबल है, अनएनफोर्सिएबल नहीं है मतलब एनफोर्सिएबल है। ठीक है, गोल घुमा के बात की है, आपको सिंपल ये याद रखनी है कि जो भी प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, उसका एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया हो, वो सब एनफोर्सिएबल है, जेन्युइन है, वैलिड है। सिंपल वर्ड्स में वैलिड, solely on the ground that the electronic form or means was used for that purpose. In simple words, ये आ गया simple words में, contract form through electronic mode will be treated as valid. सिंपल ये, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वैलिड, ये एक लाइन में याद रखने के लिए, बट सेंटेंस उसका बनाना है कि प्रपोजल दिया, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस हुआ, उसके अंदर रिवोकेशन हुआ या फिर रिवोकेशन का एक्सेप्टेंस हुआ, वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो वो सब वैलिड है, जेन्युइन है। क्लियर? एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब क्वालिटीज, एट्रीब्यूशंस क्या क्या है एज पर सेक्शन 11। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये आईटी एक्ट के आंसर्स लिखते हो या कोई भी आंसर्स लिखते हो ना, जो एक्ट वाला है उसमें सेक्शन याद हो ना, तो वो लिखने के, सेक्शन याद हो तो लिखने के। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने C.A.C.S किया है तो उनके अंदर तो आता ही है, तो उन लोगों के लिए तो ज्यादा इजी है याद रखना। सेक्शन लिखो तो उसको बॉक्स भी बनाने का, मार्क्स ज्यादा मिलते हो, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। चल, इफ इट वॉज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, देखो क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉनिक record shall be attributed to originator, मतलब ये ओरिजिनेटर को एट्रीब्यूट करता है। इफ इट was sent by the originator himself, मतलब जिसने बनाया उसने खुद भेजा है। any authorized person on his behalf, उसके बदले में कोई जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसने भेजा है, और ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ ओरिजिनेटर उसने भेजा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इन सिंपल वर्ड्स, इफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज सेंट बाय ओरिजिनेटर or his authorized person or automated system of the originator will be, ये main word है, deemed to be sent by the originator will be, originator नहीं, document records will be deemed to be sent by the originator, कि ये जो record है वो originator ने ही भेजा है ऐसा माना जाएगा। एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ये क्या कहना चाहता है टॉपिक, ये समझ लो।
कि कोई रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना है, वो ओरिजिनेटर ने ही भेजा है, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल हम कब ठहरा सकते हैं? तो पहले तो उसने खुद भेजा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बिजनेस लॉ की समरी नोट्स बनाई और मैंने खुद आप लोगों को शेयर की। अब इसके अंदर मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, फेक इंफॉर्मेशन दे दी है, कुछ दंगा भड़काने वाली इंफॉर्मेशन दे दी है, वगैरह कुछ भी मैंने दिया है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार। ठीक है, मैं कुछ गलत किसी के बारे में गलत चीजें स्प्रेड कर रहा हूं, कुछ भड़काने वाली चीजें स्प्रेड कर रहा हूं, जिससे पीस ऑर्डर जो है समाज का, सोसाइटी का, वो डिस्टॉप होता है, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब सपोज मैंने नहीं भेजा, क्लास के नंबर पर से आपको ग्रुप में भेजा है, ठीक है, मतलब ओरिजिनेटर ने खुद नहीं भेजा है, बट किसने भेजा? ऑथोराइज्ड पर्सन ऑन हिज बिहाफ, मेरे बदले में स्टाफ मेंबर ने से भेजा है, या हमारी टेक्निकल टीम के मेंबर ने भेजा है। तो वो भी जो ओरिजिनेटर है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया था, भेजा उसने, मैं बोलूं मैंने तो सिर्फ मेरे पर्सनल रेफरेंस के लिए बनाया था, उसने शायद भेज दिया तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों जेल में डाल रहे हो? नहीं, वो आपके ऑथोराइज्ड पर्सन है। या फिर हमारी कोई ऑटोमेटेड सिस्टम हो, मैंने एप्लीकेशन डेवलप की, उसका मैं जैसे यहां पर कुछ भी बनाऊंगा तुरंत अपलोड हो जाएगा, तो वो मैंने ही तो बनाया है सिस्टम, तो फिर उसके लिए मैं ही जिम्मेदार। क्लियर? ये भी वैसे देखने जाओ तो इजी ही है, और अगर इसमें आप सेक्शन याद रख सको ना ये टॉपिक के अंदर, तो वैसे ये लिखना एडवाइजेबल होता है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स इसको प्रीफर करेंगे। आईटी एक्ट के आंसर लिखना कम प्रीफर करते हैं, है इजी, आपको याद रह जाता है और सेक्शन भी याद रहता है, तो लिखो लिखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डिपेंड करता है, या तो वैसे भी करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो पहली बात है टाइम ऑफ डिस्पैच, तो द टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच शुड बी एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी, बट if no such agreement exists, then dispatch of electronic records deemed to occur when e-records enter a computer resource outside the control of the originator। तो देखो यहां पर क्या बोला है कि कौन से टाइम पे हम लोग डिस्पैच हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वो मानेंगे। तो पहला तो अगर ओरिजिनेटर क्रिएटर और सामने वाला रिसीवर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो एज पर एग्रीमेंट वो टाइम पे डिस्पैच करना है। But if no such agreement exists, then the dispatch of electronic records deemed to occur when e-records enter a computer resource outside the control of the originator। उसके अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद ओरिजिनेटर के हाथ में वो कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल जब आपने कॉलेज का फॉर्म ऑनलाइन भरा हो, तो अगर आपको पहले से ही बोला हो कि ये टाइम लिमिट है, तो वो टाइम लिमिट उसके अंदर ही वो माना जाएगा कि ये भेजा। नहीं बोलता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक में पोर्टल ओपन होगा, आपको जिसको भी एप्लीकेशन भेजनी है वो टाइम पर भेज देना। और अगर ऐसा कोई टाइम मेंशन ना हो, तो फिर जब भी आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर देते हो और आपके कंट्रोल के बाहर चला गया, तब टाइम ऑफ रिसीट, तो द रिसीट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज डीम्ड टू अकर इफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंटर द कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ द एड्रेसी और द कंप्यूटर रिसोर्स डिजाइन बाय द एड्रेसी। मतलब एड्रेसी को एक बार भेज दिया, फॉर एग्जांपल आपका ईमेल है, मैंने आपकी ईमेल पे भेज दिया, तो उस वक्त आपको रिसीव होगा। ठीक है, आपने ओपन करके कब पढ़ा, इट इज अप टू यू। व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, डबल टिक लग गया, मतलब आपको मिल गया। अब आप कब पढ़ते हो, ब्लू टिक कब लगा, वो आपके ऊपर। क्लियर? तो ये पूरा हमारा ई गवर्नेंस का पूरा मेन टॉपिक कवर हो गया। ब्रीफ में आपको ये डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का टॉपिक आ सकता है, फॉर 2.5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इससे कम इंफॉर्मेशन लिखोगे। 5 मार्क में आता है तो इतना लिखोगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जिसमें ऑप्शंस ही नहीं है, तो कंपलसरी लिखना पड़ेगा आपको। तो डिजिटल सिग्नेचर, वैसे तो हमने डिजिटल सिग्नेचर क्या है ये ई गवर्नेंस में भी देख लिया, पर इसमें डिटेल में है कि क्या है एक्चुअल डिजिटल सिग्नेचर। एनी सब्सक्राइबर may authenticate an electronic records by affixing his digital signature. The authentication of electronic records shall be affected by use of ये है asymmetric crypto system and hash function। hash function digital signature means, ये इसका basic meaning है, authentication of any electronic records by subscriber by the means of an electronic method or procedure। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर जो भी बनाया
उससे अगर आप उसको ऑथेंटिकेट करते हो तो वो आपकी डिजिटल सिग्नेचर मानी जाएगी। इसका एक क्लासिक और सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, ओटीपी। आपको ओटीपी आया, आपने वो ओटीपी लिखा, मतलब वो ऑथोराइज्ड हो गया। या फिर पिन, पिन नंबर आप लिखते हो, तो फॉर एग्जांपल यूपीआई करते वक्त पिन लिखते हो, या आप स्कैन करते हो मतलब फिंगर से, भाई ये अप्रूव करना है तो आप अपना फेस आईडी दिखाओ या फिंगरप्रिंट थंब आईडी दिखाओ, तो वो सब क्या हुआ, आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि हाँ ये मोबाइल मेरा ही है, ओपन कर दो, खुल जा से। तो वो क्या हुआ, ऑथेंटिकेट मैं कर रहा हूं। जो भी फॉर्मेट हमने इलेक्ट्रॉनिक पेपर बनाया है वो फॉर्मेट, तो उसको डिजिटल सिग्नेचर ही बोलेंगे। चाहे मैं फेस आईडी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पिन लिख रहा हूँ या ओटीपी आ रहा है, जो भी सिस्टम बनाइए वो सब डिजिटल सिग्नेचर की ही कैटेगरी है। और डिजिटल सिग्नेचर टेक मेन, क्योंकि इसके लिए मेन चीज क्या है डिजिटल सिग्नेचर में, ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड। ऑथेंटिकेट कर रहे हो आप इस चीज को, आपने पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी, अभी नीचे आपको ये नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी लिख दो, मतलब आपकी ये इंफॉर्मेशन आप खुद ही भर रहे हो कि आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो। A digital signature takes the concept of traditional paper-based signing to another level. It is an electronic coded message. मतलब जो ट्रेडिशनल पेपर पर साइन कर रहे थे उसको एक अलग ही लेवल पर ले गए, और इसमें कोडेड मैसेज होता है। द डिजिटल सिग्नेचर एंश्योर्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द साइनर एज वेल एज द डॉक्यूमेंट। ये सब तो कॉमन है, कोई भी चाहे पेपर पर साइन कर रहे हो वो भी यही चीज करता है, तो ऑथेंटिकेट करता है कि ये जेन्युइन है। चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट आफ्टर द साइन इज इनवैलिड। बाद में आप चेंज करते हो तो वो इनवैलिड होगा, वैसे तो चेंज ही नहीं हो सकता। आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया, फिर हाँ आपके लिए चेंज के लिए फिर से अलग से पोर्टल ओपन होगा और उसके अंदर आपने जो चेंज किए वो मेंशन होंगे कि आपने देखो बाद में ये चेंजेस किए हैं, बट ऐसा नहीं कि मैं साइन कर देता हूँ फिर मैं बदल देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट फ्रॉम फॉर्जरी और टेम्परिंग, मतलब कोई भी गलत तरीके से करे, ओटीपी मेरे नंबर पर ही आएगा, मेरे ईमेल आईडी पर ही आएगा, या मैं स्कैन करके पिन मैं ही डालूंगा, वो मुझे ही पता है, तो वो ये चीज कंफर्म करेगा कि कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर रहा। ठीक है, सिग्नेचर कोई फॉर्ज कर सकता है, बट फिंगरप्रिंट है या फेस आईडी है वो क्यों अभी डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर यूज करे, क्योंकि वो कॉपी कौन करेगा। सर मैं तो फोटो पाड़ ली दो છે એનો પછી આમ પહેરી લઉં છું આગળ, કીધું ખ્યાલ, ફોટો પાડી ફોટોની હાર્ડ કોપી લઈ લેવાની, કોઈનો ફોન ઓપન નહીં થતો, તો આઈડિયા છે કે એનો ફોટો આપણા મોબાઈલમાં પાડેલો હોય તો એનો મોબાઈલ લઈને આપણો ફોન, એનો ફોટો દેખાતો એને સામે ધરવાનો, ફેસ આઈડી મેચ થઈ ગયો ઓપન। बहुत स्मार्ट हो सर जी। चलो, therefore digital signature helps to intact the authenticity and integrity. Digital signature has received the legal recognition and ये तो एक्स्ट्रा, कंपनी एक्ट रिक्वायर्स द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू साइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिजिटली, वो तो उनके लिए कंपलसरी है, मतलब गोल घूम के सब अच्छी बातें बताएं। डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो वो वैलिड है, इससे सिक्योरिटी रहती है, उससे कोई चेंज नहीं होता है। मेन चीज यही है, जो येलो हाईलाइट किया है वो मेन उसकी डेफिनेशन, बाकी के पॉइंट कॉमन है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसमें भी होता तो ऑथेंटिकेशन ही है ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय द सब्सक्राइबर बाय एनी मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स। The following are the requirements of electronic signature. It should be reliable and the central government may notify it in official gazette. Specified in second schedule of IT Act 2000, an agreement, an electronic signature or electronic authentication system shall be considered as reliable subject to the following condition. ये important है कि आपने जो मेथड बनाई है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिकेट है, वो कब माना जाएगा, तो पहला तो टेक्निक शुड बी सच दैट इट कैन बी लिंक्ड टू द क्रिएटर ऑफ द मैसेज, लिंक कर सकते हैं क्रिएटर के साथ। सेकंड, मतलब आपने फॉर एग्जांपल ओटीपी भेजा है तो वो ओटीपी सामने वाले तक जाएगा, क्रिएटर जो है उस तक पहुंचेगा, तो एक तो लिंक हो सके। दूसरा, द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मस्ट बी अंडर कंट्रोल ऑफ द मेकर ऑफ द सिग्नेचर, अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेकर ऑफ द सिग्नेचर। फॉर एग्जाम्पल ओटीपी है तो जो मेकर है वो उसको चेंज कर सकता है कि भाई हो गया, दूसरा ओटीपी भेजते हैं, तीसरा ओटीपी भेजते हैं,
पिन आप बना रहे हो तो आपके कंट्रोल में है, तो आप, यार मेरे दोस्त को पता चल गया मैंने क्या पिन डाला है, तो आप पिन चेंज कर सकते हो। मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेकर, जिसने ये बनाया है, ओटीपी सामने भेजने वाले ने बनाया तो उसके कंट्रोल में है। पिन आपने बनाया है तो आपके कंट्रोल में है, फिर पिन दूसरा कोई चेंज नहीं कर सकता, कंपनी चेंज नहीं कर सकती, वो आप खुद ही चेंज कर सकते हो। Any change or alteration to the electronic signature after affixing must be detectable. Change और alteration, एक बार आपने वो कर दिया उसके बाद उसमें कोई चेंज कर रहा है ना, तुरंत पकड़ा जाएगा। भाई देखो ये सिग्नेचर, मैंने फॉर एग्जांपल मेरी सारी इंफॉर्मेशन लिखी, ओटीपी आया, वो लिख दिया, भेज दिया, फिर वहां से कंपनी ने उसके अंदर के डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, तो पकड़ा जाएगा। तो ये सिग्नेचर के बाद कुछ चेंजेस किए हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो तुरंत डिटेक्ट हो जाता है कि ये बाद में किए गए चेंजेस है। एनी चेंज और ऑल्टरेशन ऑफ डेटा आफ्टर अफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मस्ट बी डिटेक्टेबल, ये दोनों सेम ही है। यहां पर डेटा की बात है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात है, दोनों सेम ही है। पॉइंट दोनों में डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में चेंज किया गया हो या डेटा में चेंज किया गया हो आफ्टर अफिक्सिंग इट, तो वो तुरंत डिटेक्टेबल होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर हमारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट हुए। आई होप कि यहाँ तक की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हुई होगी, समझ में आया होगा। इसको कम से कम 2 बार पढ़ना है, 2 बार थोड़ी स्पीड बढ़ा के वीडियो को देखना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा पहला यूनिट जो है वो खत्म हो रहा है। वंस अगेन आपके कोई भी जूनियर्स है तो आप उनको सास इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट कर सकते हो। चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। सभी के सभी टॉपिक आप सास के डिटेल पैम्पलेट या सास एप्लीकेशन से डिटेल वीडियो या सुपर रिवीजन वीडियो में भी देख सकते हैं। दिस इज सुपर फास्ट सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड रोल ऑफ सीसीपीए। तो सीसीपीए का फुल फॉर्म सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। वो क्या है? तो रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले तो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाई गई है, सीसीपीए को, जो क्या करती है? क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर, prevent unfair trade practices and ensures that consumer welfare is safeguarded at the national level। मतलब कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, किसी भी तरह के अनफेयर ट्रेड है तो उसको रोकना, और कंज्यूमर के वेलफेयर को सेफ गार्ड करना, वो उनका ड्यूटी है नेशनल लेवल तक। और वो एप्लीकेबल हुआ है फ्रॉम जुलाई 2020। सीसीपीए फंक्शंस आर एडिशनल टू कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स। ये अलग है, ठीक है, ये एक नॉर्मल नोट के लिए है, जानकारी के लिए। जो कंज्यूमर फोरम्स है जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 99% फिक्स आता है, पर उससे एडिशनल वर्क है ऑफ रिड्रेसल फोरम्स, बट फोकस मोर ऑन प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द कंपनीज एंड एडवर्टाइजर। ये मेन किसके लिए काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। फोकस मोर ऑन प्रिवेंशन and preventive and punitive actions against companies and advertisers। उसके ऊपर punitive एक्शन लेने के लिए ज्यादा काम करता है। रोल एंड फंक्शंस क्या क्या है सीसीपीए के? टाइटल याद रखने के, पहला प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, वैसे तो ऊपर उसके मीनिंग में ही क्लियर हो जाता है। तो उनका मेन चीज काम क्या होता है कि सेफगार्ड द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव या डेफिशिएंट सर्विसेज, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, फेक एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, अब आप उसको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, अगर ये ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा है तो। प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इन्वेस्टिगेट्स एंड टेक्स एक्शंस अगेंस्ट फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस, डिसेप्टिव मार्केटिंग। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, गलत गलत तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो तरीकों को रोकना, उसके लिए प्यूनिटिव एक्शन भी लेना। कि कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर रहा है, आप देखोगे कि जब फॉर एग्जांपल जेडबलई नीट का रिजल्ट आएगा तो उसके टॉपर है वो सो एंड सो इंस्टीट्यूट के भी टॉपर होंगे, दूसरे इंस्टीट्यूट के भी टॉपर होंगे, तीसरे इंस्टीट्यूट के भी टॉपर होंगे, सब में टॉपर से ही नहीं होते। तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? अगर आपने वो 12th फेल मूवी देखा हो तो उसके अंदर थोड़ा हिंट दिया है कि ये लो 1.5 लाख रुपया, बोलना कि हम यहाँ से पढ़े थे।
ऐसा करते हैं। इसलिए आप जनरली देखोगे ना, मैं कभी किसी स्टूडेंट के रिजल्ट को मैं पब्लिश करता ही नहीं हूँ, ना मैं पूछता भी हूँ। रिजल्ट इज अ सेकेंडरी थिंग। मैं तो हमेशा यही फोकस करता हूँ कि आप लोग अच्छे से काम करना सीखो। रिजल्ट इज अ शॉर्ट टर्म। आपका रिजल्ट आपको आगे या पीछे शायद थोड़ा कम ले जाए, बट वो रिजल्ट आने के लिए जो आप मेहनत करते हो, जो हैबिट डेवलप करते हो, वो आपको आगे या पीछे जरूर ले जाए। बहुत मेहनती लड़का है या लड़की है, एग्जाम के टाइम पे शायद बीमार हो गए या घर की कुछ सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से रिजल्ट कम आएगा। रिजल्ट में एग्जाम में आप ये नहीं लिख पाओगे कि घर पे मम्मी ही बीमार थी या पापा की डेथ हो गई थी या मैं खुद हॉस्पिटल में थी। नहीं नहीं, आपका रिजल्ट 50% ही है, बट आपने पूरे साल मेहनत की है तो आप डेफिनेटली लाइफ में आगे जाओगे। ये हमेशा ध्यान रखना। कई बार मैं कहता हूँ आपके, हम लोग ये देखते हैं कि देखो ये 12th फेल है, ये बिजनेसमैन बन गया, ये इतना ही पढ़ा लिखा है, ये बन गया, वो बन गया। वो उसको हम लोग इंस्पिरेशन बनाते हैं कि हाँ ये नहीं पढ़ा था ना तो ये सक्सेसफुल बन गया, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे भी सक्सेसफुल बनना है। एजुकेशन का तो कुछ काम ही नहीं है, ये सब चीजें क्या काम की है, कुछ काम का नहीं है, फिर भी पढ़ाते हैं। मैथ्स में ये पाइथागोरस का प्रिंसिपल पढ़ने का, ये નાના હતા ત્યારે પ્રમેય ભણાવતા હતા, આ હિસ્ટ્રી ભણાવે છે, શું કશું કામની તો છે જ નહીં, બકવાસ બધું। पर एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है। वो कौन लोग बोल रहे हैं जो अभी खुद एडवाइस दे रहे लोगों को, वो क्या चीजें सिखाती है एजुकेशन सिस्टम, ये समझने वाली बात है। कि आपको पसंद ना हो, स्कूल सुबह जाना है जल्दी, 7 बजे स्कूल जाना है, 6 बजे उठ के जाना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पसंद है फिर भी 6 बजे उठने की हैबिट गलत है या सही है? स्कूल नहीं होगी या क्लास नहीं होगा तो आप उठोगे नहीं। तो ये हैबिट डेवलप करवाना। ये लेक्चर मुझे पसंद नहीं है बट फिर भी अटेंड करना पड़ रहा है, सर अभी पढ़ा रहे हैं, मेरे को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है बट एग्जाम में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। जो चीज पसंद ना हो वो भी करनी पड़ती है। जीवन में ऐसा होगा कि जो चीज आपको पसंद है बस वही हमेशा करने को मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लाइफ में 90% चीजें ऐसी होगी जो आपको ना पसंद हो वो करनी पड़ेगी, पर आप वो एजुकेशन सिस्टम से वो हैबिट डेवलप करते हो कि हाँ नहीं पसंद फिर भी मैं कर रहा हूं। आप हिस्ट्री पढ़ते थे या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, आप फ्यूचर में ऐसा है कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कंपनी के रिपोर्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, पर अभी अकाउंट के रिपोर्ट्स पढ़ने में, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने में नहीं मजा आता है। वो काम की ही चीजें है, आपको ना पसंद हो वो चीजें पढ़ने का सिखाता है। क्योंकि कई बार આ કામનું નથી તો શું કરવા માટે કરો છો, આ વસ્તુ રિયલ લાઈફમાં કશું જ કામની નથી તો કરો છો શું કરવા માટે? તો એમને એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું છું। એક વખત મને એક છોકરાએ પૂછ્યું હતું એટલા માટે, હમણાં થોડા દિવસ પહેલાની જ વાત છે। મને જીમમાં મળ્યો હતો। હવે હું જોકે થોડુંક ઓછું જઉં છું, મારા ઘરે જ કરું છું, પણ એ વખતે મને મળ્યો ને ત્યારે મેં કીધું એટલે આમ જ કંઈક ભણવાની વાત નીકળી હતી। બીજા બી એક સર મારી સાથે હતા કે આ બધું ભણવાનું તો બેકાર હોય છે, આમ હોય છે, તેમ હોય છે। મેં કીધું કે તું જીમમાં શું કરવા આવે છે? તમે જે એક્સરસાઇઝ કરો છો એ રિયલ લાઈફમાં તમને કામની છે? રિયલ લાઈફમાં શું કામની છે? રિયલ લાઈફમાં તો કશા કામની નથી એક્સરસાઇઝ। તમે જે કરો છો બેક, બાયસેપ્સ, ચેસ્ટ, એ એક્સરસાઇઝ તમને આપણે શું કરવાનું છે? ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી અને નીચેથી સામાન જ લેવાનો છે ને, પપ્પાએ કશું કામ કીધું એટલે કિક મારીને તઈ જઈ અને આવી જ જવાનું છે ને, તો પછી એક્સરસાઇઝ કરો છો શું કરવા માટે? ના સર, એક્સરસાઇઝ કરવાથી સ્ટેમિના આવે, હેલ્થ સારી રહે, માઇન્ડ એક્ટિવ રહે। ખબર પડી? ડાયરેક્ટ તમને કશું કામનું નથી। સેમ ઇઝ ધ કેસ વિથ એજ્યુકેશન। ડાયરેક્ટ તમને કશું કામનું નથી પણ ઇનડાયરેક્ટલી ઇટ ઇઝ વેરી વેરી યુઝફુલ। તમને એ પર્સનાલિટી બનાવે છે કે જો ડાયરેક્ટ એમનેમ કરો ને તમે તો તમે નહીં ડીલ કરી શકો। ના ગમતી વસ્તુઓ ફ્યુચરમાં તમે મેરેજ કરશો, બિઝનેસમાં જશો, પાર્ટનરશિપ કરશો, જોબ કરશો તો તમારા બોસ સાથે બી તમને નહીં જ ગમે, પણ તમને પહેલેથી હેબિટ છે કે ના ગમતી વસ્તુઓને પણ હું પીસફુલી કામ માઇન્ડથી કરું છું। એ શીખવાડે છે એજ્યુકેશન। અહીંયા તમે બેસીને કે ઓનલાઈનમાં આ સેશન જોઈને જે કરી રહ્યા છો, મને ખબર છે કે બધાને જ નથી ગમતું, પણ તમે કરો છો। મને ગમે છે કારણ કે મારી માટે પ્રોફેશન છે, મારી માટે પૈસા બનાવે છે, પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે। પણ મને પણ જ્યારે આ વસ્તુ પૈસા નથી મળતી ત્યારે પણ મેં કરીને એને શીખવા, એને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવી। તો મને પૈસા નથી મળતા તો બી હું કરું છું કારણ કે મને ગમવા માંડ્યું છે। તમે કાં તો ગમતી વસ્તુ કરો કાં તો ના ગમતી વસ્તુને ગમતી બનાવો, ને બે વસ્તુ એજ્યુકેશન જ શીખવાડે છે। બરાબર? એટલે એવું ના કન્સિડર કરશો કે એજ્યુકેશન તો બેકાર છે, બહુ જ કામનું છે। બધી જ વસ્તુઓ ડાયરેક્ટ કામની ના હોય।
इनडायरेक्टली बहुत यूजफुल है। प्रिवेंट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को, जिसके अंदर आता है फॉल्स एडवर्टीजमेंट, गलत गलत चीजें बताना। नंबर 1 कंपनी, आ सीमेंट लगाई दो बिल्डिंग एकदम मजबूत रहे से, हमारी गाड़ी तो આવી છે, जो ये टूथपेस्ट यूज करो एकदम सफेद मोती जैसे दांत हो जाएंगे, फेयर एंड लवली लगाओ आप फेयर हो जाओगे। देखो कंपनीज के ऊपर एक्शन लेते हैं। फेयर एंड लवली के अंदर अभी आपको फेयर नहीं वर्ड देखने को मिलेगा, फेयर वर्ड हटवा दिया है कंपलसरी, एक गलत गलत ग्लो वर्ड लगवा दिया है। तो ये सारी चीजों को रोकते हैं। सेकंड, एनफोर्समेंट पावर्स, वो केस चलाता हूँ, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, केसेस चलते हैं, फिर ये डिसीजंस आते हैं कि भाई ये चीज आप नहीं कर सकते, ये चीज गलत है। एनफोर्समेंट पावर कैन इश्यू recall orders for unsafe goods, withdraw service, reimburse the customer और impose penalties। मतलब उनके पास impose enforceable पावर कौन कौन से है, भाई आप ऑर्डर जो है वो रिकॉल करो, भाई गलत है वापस करो, सर्विस विड्रॉ करो, कस्टमर को रीएम्बर्स करो। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स के पैसे चार्ज कर लिए थे, सर्विस के पैसे चार्ज कर लिए थे, आप गुड्स नहीं दे रहे हो, सर्विस नहीं दे रहे हो, केस गया सीसीपीए के पास, वो प्रूफ हो जाता है, तो वो सीसीपीए ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप इसके पैसे वापस करो। फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास से पैसे चार्ज किए, हम लोग नहीं पढ़ा रहे, आपको फीस ले ली, अब नहीं पढ़ा रहे, तो आप सीसीपीए के पास जा रहे हो, केस कर रहे हो, वो चेक करेंगे कि सच में किया है या नहीं किया है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हम लोगों ने तो फीस लेके घूमने चले गए थे, कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो आपको पैसे प्लस जो भी कॉम्पनसेशन है वो पे करने के लिए ऑर्डर करने का पावर सीसीपीए के पास है। एंड इम्पोज पेनल्टी भी, तो भाई चलो आपकी फीस लो वापस, पर बच्चों की पढ़ाई बिगाड़ी, उसका क्या पेनल्टी भी लगाओ इनके ऊपर, ठीक है। देन रेगुलेट एडवर्टीजमेंट, जिसमें स्टॉप मिसलीडिंग एड्स, फाइन एंडोर्सर्स एंड एडवर्टाइजर्स, मतलब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को स्टॉप करता है कि भाई ये प्रोडक्ट यूज करोगे, स्लिम सोना बेल्ट यूज करो और 6 पैक एप्स बन जाएंगे, आप ये फॉग या जो भी है ये परफ्यूम डालो, इवन एंजल्स विल फॉल, ऊपर से परिया आपके पास आ जाएगी, फेयर एंड लवली पहले ये लगाओ आप फेयर हो जाओगे। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को बंद करो। उसके ऊपर हाँ माउंटेन ड्यू, पर उसके नीचे डिस्क्लेमर्स वगैरह सब लिख देते हैं कि भाई ये जो है, इवन आप देखोगे कि टोमेटो केचप, उसके ऊपर लिखा है कि भाई ये जो नाम है ना, वो नाम उसकी रियल आइडेंटिटी को नहीं प्रेजेंट करता है। मतलब हो सकता है कि टोमेटो केचप में टोमेटो ही ना हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके पैकेट के ऊपर लिखा है, आप पढ़ना, कभी पढ़ते नहीं हो। किसान टोमेटो केचप, उसमें लिखा है कि सिंबल आपको दिखेगा किसान टोमेटो, हम लोग क्या देखेंगे, देखो फार्मर, हमारे देश की जो फंडामेंटल चीज है, वो सिर्फ सिंबल है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर, ऐसा उसके पेपर के ऊपर, मतलब जो पैकेट है उसके ऊपर ही लिखा है। फाइल क्लास एक्शन सूट्स कैन प्रेजेंट द ग्रुप और कंज्यूमर, देखो क्लास मतलब एक कैटेगरी, कलेक्टिवली फॉर कॉमन ग्रीवेंस, मतलब सभी एक कैटेगरी के सभी लोगों के साथ कुछ गड़बड़ की गई थी, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। फॉर एग्जांपल सबको डिफेक्टिव पीस दिए थे, तो अभी सब लोग अलग अलग कहां से केस करें, सबके बिहाफ में कोई एक केस करेगा। कई बार आप नहीं सुनते, ये नहीं है डायरेक्टली, बट पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फॉर एग्जांपल हमने फीस ले ली और किसी को भी नहीं पढ़ा रहे, तो सब स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए एक्शन लेने का, भाई यहाँ पर कंप्लेनेंट एक दिख रहा है, बट ये पूरी बैच के 600 स्टूडेंट्स है, 650 स्टूडेंट्स है, 700 स्टूडेंट्स है, जितने भी है, वो सब के बिहाफ पे ये केस चलेगा। कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, can launch inquiry and investigation either on its own or based on the consumer complaint, मतलब इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, भाई ये हमने सुना है कि यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर दूसरी कुछ चीजें करवाते हैं, या यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाने की जगह पर कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ इलीगल चीज बनाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करो, वो उनके हिसाब से खुद, या ये प्रोडक्ट के अंदर सब भेड़-सेड़ चलती है तो वो चेक करो, सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज होती है, चेक कर सकते हैं, खुद भी कर सकता है, या कंज्यूमर के केस के ऊपर भी वो चेक कर सकते हैं। बीच में पतंजलि के ऊपर ऐसे काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, क्योंकि उसके अंदर ये रिकॉर्ड्स में आया था कि एनिमल्स के डीएनए उनके प्रोडक्ट में से मिले थे जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, ऐसे प्रूफ हुआ था। ऑब्वियसली बहुत हाईलाइट नहीं होगा, गवर्नमेंट पॉलिटिकल कनेक्शंस भी एक चीज होती है, बट ये हुआ था, ये मैं मेरे मन से निकाली हुई बात नहीं बोल रहा हूँ, वो आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। इवन एक बहुत ही बड़ी बुक भी ऊपर उनके ऊपर आई थी, वो भी शायद बंद हो गई है, ऐसा कुछ हुआ, बट वो कैसे बिजनेस टाइकून बनते हैं,
उनके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सही गलत मैं एक पर्सन के ऊपर नहीं बोल रहा, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो पतंजलि नाम बड़ा है, शायद सुना हो सब लोगों ने, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इश्यू सेफ्टी नोटिस, alters consumer about the hazardous, alerts है not alter, alerts consumer about the hazardous of the unsafe goods and services। मतलब इसका ये hazardous नेचर है कि ये चीज आप 3 घंटे के बाद यूज करोगे ना तो ये एसिड बन जाएगी, जहर बन जाएगी। तो ये आप इन्फॉर्म कर रहे हो ना कस्टमर को, ये प्रोडक्ट इतने टाइम के बाद नहीं यूज हो सकती है, ये दवाई है इतने टाइम के बाद यूज नहीं हो सकती। तो उसके जो हैजार्डस नेचर है कि आप इस तरह से नहीं रख सकते हैं। आप देखोगे तो उसके ऊपर कॉशन लिखा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, अवॉइड डायरेक्ट यूज, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। तो वो अगर ऐसा करोगे तो वो हैजार्डस बन जाता है, ये इन्फॉर्म करता है। सिर्फ जानकारी के लिए कि ये जो सीसीपी है उसको हेड करता है चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स, और उसके अंदर जो टीम होती है सपोर्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन विंग लेड बाय द डायरेक्टर जनरल। ये इसका स्ट्रक्चर है सीसीपीए का। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज या डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इसके ऊपर आपको 99.9% क्वेश्चन कंफर्म आएगा और ये ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, फुल मार्क्स के लिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। बहुत ही ब्रीफ में मैंने यहाँ पर मेन याद रखने के पॉइंट लिखे हैं आपको सेंटेंस बना के लिखने का, ठीक है। सबसे पहला लेवल, तो ऑब्वियसली नाम पर से ही पहला तो पॉइंट इजीली बन जाएगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, मतलब इट एंटरटेन्स द केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये स्टेट लेवल के केसेस हैंडल करता है, ये नेशनल लेवल के केसेस हैंडल करता है। एस्टैब्लिश्ड, ये तीनों में कॉमन है, डिफरेंस या फिर कंपैरिजन कोई भी फॉर्म में आ सकता है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या अभी मैनेज होता है अंडर 2019, सेम तीनों के लिए। नाउ अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज है ज्यूरिसडिक्शन, मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन। जो लैंड वाइज ज्यूरिसडिक्शन है वो तो पहले ही आ गया कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। पर पेक्यूनियरी जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल या मॉनेटरी मतलब के पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी मतलब फाइनेंशियली कहां तक के केस ये हैंडल कर सकते हैं, तो हम लोग 2019 के एक्ट के हिसाब से फॉलो करेंगे। 1986 के हिसाब से थोड़ी कम थी वैल्यू, वो 20 लाख थी, अब वो बढ़ गई है अप टू 50 लाख रुपीज। 50 लाख तक के सेटलमेंट के डिस्प्यूट के केसेस है वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाते हैं। 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक के जो डिस्प्यूट्स है वो स्टेट कमीशन के पास, एंड 2 करोड़ या उसके ऊपर के केसेस है वो जाएंगे नेशनल लेवल। 50 से 2 करोड़ और 2 करोड़ एंड अबव। कॉम्पोजिशन मतलब मेंबर्स कौन होते हैं, टीम उसके अंदर कौन होगी, तो एक प्रेसिडेंट होते हैं और 2 अदर मेंबर्स, मतलब टोटल 3 मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। इसमें से एक वुमन होती, इसमें एक प्रेसिडेंट प्लस एटलीस्ट 2 मेंबर्स, 2 से ज्यादा भी वो रख सकते हैं। वन ऑफ देम शैल बी अ वुमन, एंड इसके अंदर एक प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर्स, वन ऑफ देम शैल बी अ वुमन। 1 + 2, 1 + मिनिमम 2, 1 + 4, ठीक है। कॉम्पोजिशन 1 चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स, 1 + एटलीस्ट 2 एंड 1 + 4। इतना याद रखने का आपको ब्रीफ समरी में, 1 + 2, 1 + एटलीस्ट 2, 1 + 4। कौन अपॉइंटमेंट करेगा इनको, जो मेंबर्स है, जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में डिस्ट्रिक्ट के ऊपर के अपॉइंट करते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट। टर्म्स ऑफ ऑफिस मतलब जो प्रेसिडेंट है, मेंबर है, वो कितने टाइम के लिए अपनी ऑफिस मतलब वो पोजीशन हैंडल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंदर या स्टेट फॉरम के अंदर, तो उनकी अपॉइंटमेंट होती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के लिए। मतलब अपॉइंट किए तो 5 साल तक वो अपनी पोजीशन पर रहेंगे, अप टू द एज ऑफ 65। मैक्सिमम एज लिमिट है 65 इयर्स की एज। तो अपॉइंटमेंट इज फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स अप टू द मैक्सिमम एज ऑफ 65। 65 के ऊपर क्या है, नहीं रख सकते। स्टेट लेवल पर भी 5 साल का पीरियड कॉमन है, बट जो मैक्सिमम अपर एज है वो है 67 इयर्स। एंड नेशनल लेवल पर भी पीरियड तो 5 इयर्स का ही है, बट अपर एज है वो है 70 इयर्स, ठीक है। तो जो पोजीशन होल्डिंग करनी है वो 5 साल सब में कॉमन है, बट मैक्सिमम एज 65, 67, 70। अपील्स लाइज टू मतलब
अगर आपको डिससेटिस्फेक्शन है डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से, यू आर डिससेटिस्फाइड, तो आप कहां अपील कर सकते हैं आगे? तो अपील मेन वर्ड ही है, अपील मतलब आगे अपील कहां कर सकते हो? डिस्ट्रिक्ट फोरम का वर्डिक्ट डिसीजन आ गया, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, ये गलत डिसीजन दिया है, तो उसके ऊपर आप जा सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट वाले कहां जा सकते हैं? स्टेट कमीशन के पास। स्टेट कमीशन से आप डिससेटिस्फाइड हो तो आप कहां जाओगे? नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन तो सबसे ऊपर था, तो उससे डिससेटिस्फाइड होते हो तो सबसे ऊपर जो है हमारे देश में वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यू कैन गिव अपील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन या डिस्ट्रिक्ट लेवल डिसीजन इन स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के वर्डिक्ट को यू कैन अपील इन नेशनल कमीशन, एंड नेशनल लेवल्स वर्डिक्ट कैन बी अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट। टाइम लिमिट टू फाइल द अपील, कितने दिनों में फाइल कर देनी चाहिए? मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का वर्डिक्ट आ गया और मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं स्टेट कमीशन में अपील करूंगा, कितने टाइम में? 45 डेज, 45 डेज, 30 डेज। नेचर ऑफ क्लास, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट विथ इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये तो सेम चीज है, विथ इन अ स्टेट एंड विथ इन नेशनल इंपॉर्टेंस। प्रेसिडिंग ऑफिसर क्वालिफिकेशन, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे मतलब प्रेसिडेंट, वो कौन होंगे? तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में वो डिस्ट्रिक्ट जज और उनके इक्विवेलेंट पोजीशन के कोई भी पर्सन को आप वहां पे हेड बना सकते हो, वो कमीशन की यानी कि चेयरमैन। हाई कोर्ट के जज या इक्विवेलेंट पर्सन एंड सुप्रीम कोर्ट के जज या उसके इक्विवेलेंट पोजीशन वाले पर्सन को आप चेयरमैन बना सकते हो। एंड प्राइमरी फंक्शन, तो रिड्रेसल कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स लोकली, गोल घूम के बात तो यही है, विथ इन द स्टेट एंड विथ इन नेशनल प्रेसिडेंट, मेन नेशनल लेवल पर। क्लियर? अब इसको थोड़ा आप सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे और सिर्फ ऐसा नहीं लिख दोगे कि 5 years 65 एज, 5 years 67 years एज, अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 years बट द मैक्सिमम द एज लिमिट इज ऑफ 65 years। ये सब पूरा सेंटेंस बना के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, देन आफ्टर वी विल डिस्कस विद द मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मीनवाइल आप एक छोटी सी ब्रेक लेके ये सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? चलो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे, ये आप लोगों के लिए जानकारी है, यू कैन शेयर विथ योर जूनियर्स। चलो नाउ द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले मीनिंग, तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, मेन जो कीवर्ड्स है वो ऑलरेडी बोल्ड किए हैं, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who agreed to share the profit of the business, जो बिजनेस होगा उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे, which is carried on by all or any of them acting for all, दो से ज्यादा लोगों के बीच के रिलेशनशिप जो म्यूचुअली इकट्ठा होके कोई बिजनेस करेंगे और बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। Elements और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब लाक्षणिकताओं, तो सबसे पहला क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टनरशिप जो है इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, एक्सप्रेस मतलब ओरल हो या रिटर्न हो, या इंप्लाइड भी हो सकता है, इंप्लाइड मतलब मान लेना कि यहां पर पार्टनरशिप है, बोला नहीं है, लिखा नहीं है, बट लगता है कि पार्टनरशिप है, दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड पार्टनरशिप। ऑब्वियस है कि रिटर्न एग्रीमेंट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ताकि अगर फ्यूचर में कोई इश्यू हो, डिस्प्यूट्स हो, तो वो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सके। तो क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट which can be expressed, that means oral or written, or it can be implied। express में written agreement is always advisable and written agreement amongst partner is called partnership deed। profit objective and sharing of profit, तो ध्यान रखना partnership is always created to earn profit, मतलब समाज सेवा करनी है मुझे
इसके लिए मैं बिजनेस करूंगा पार्टनरशिप में, वो पार्टनरशिप नहीं कह सकते। मैं स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाऊंगा, 2-3 लोग मिलके हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ाएंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस प्रॉफिट अर्न करने का है ही नहीं। पार्टनरशिप इज ऑलवेज, सर पर ऐसा होता तो है, हाँ होता है, बट उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। ये लड़का और लड़की हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, साथ में ही रहते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ ही हो। ठीक है, सेम यहां पर आप प्रॉफिट पर्पज से अगर पार्टनरशिप करते हो तो ही वो पार्टनरशिप हो सकती है। लीगल बिजनेस पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड टू डू ओनली लीगल बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म टू डू एनी इलीगल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप गुजरात में अल्कोहल सेल करने के लिए, सर આપણે દારૂની પોટલીઓ વેચીશું પાર્ટનરશિપમાં, 50% તમારા 50% મારા, બહુ બધા સ્ટુડન્ટ છે તમારા કોન્ટેક્ટમાં, બધાને કહેજો સ્પેશિયલ 20% ઓફની ઓફર આપજો, तो ना चाले। पार्टनरशिप इलीगल बिजनेस करने के लिए नहीं कर सकते। म्यूचुअल एजेंसी हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। शॉर्ट नोट स्पेशली अलग से आती है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो इट इज ऑलवेज द म्यूचुअल एजेंसी, विच मीन्स कि एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। इसका मतलब ये होता है कि एक पार्टनर जो काम करता है उसके लिए दूसरे पार्टनर भी जिम्मेदार रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भाविन सर है, दीपाली मैडम है, एग्जाम्पल के तौर पर वो पार्टनर्स है। अब भाविन सर ने बिजनेस लॉ पढ़ाया और इतना बेहतरीन पढ़ाया, इतना बेहतरीन पढ़ाया कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग, सभी के सभी स्टूडेंट्स फेल, सब स्टूडेंट्स फेल हो गए, सब पेरेंट्स गालियां देने के लिए आ गए और दीपाली मैडम मिले सामने ही, सब लोग दीपाली मैडम को लड़ रहे हैं, उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, पेरेंट्स आए, मैं क्या करूं, भाविन सर ने पढ़ाया था, जाओ उनका कॉलर पकड़ो जाके, उनको मारो, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आप पार्टनर हो ना, तो भले भाविन सर ने पढ़ाया था, बट यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर के काम के लिए दूसरे पार्टनर जिम्मेदार रहेंगे, एंड इट इज कॉल्ड द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। नंबर ऑफ पार्टनर्स तो हमें पता है कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट 100 मेंबर्स तक भी प्रिस्क्राइब कर सकती है पार्टनरशिप में। तो 50 हो सकते हैं एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल, एंड 100 हो सकते हैं एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की, कि द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इफ डेट ऑफ द फर्म इंक्रीजेस देन द असेट ऑफ द फर्म, देन पार्टनर्स हैव टू सेल देयर पर्सनल एसेट टू पे द डेट। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपके घर की असेट बेचकर भी फर्म की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, और सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ये सब ब्रीफ में है, आपको डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स कंटेंट उसमें रखोगे, बट ये आ जाना चाहिए, चाहे कम मार्क्स के लिए पूछा हो या ज्यादा मार्क्स के लिए, पेपर चेकर यही चीजें देखेंगे, ये चीजें है ना, वो चीजें हाईलाइट कर देने की, फिर बाकी के सेंटेंसेस एक्स्ट्रा है, ज्यादा मार्क्स के लिए आप लिख रहे हो तो सेम की सेम चीज दूसरी तीसरी तरह से सेंटेंस बना के लिखी जाती है, बट मेन कंटेंट ही है। जो मैंने आपको आगे भी कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, 2.5, 3, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी मींस एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, पहले ऐसा लिखने का, इस मींस एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है कि जिसके अंदर पार्टनरशिप नहीं मानी जाती है, आपको लगेगा सेम पार्टनरशिप जैसा, बट वहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है और वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। तो इसके अंदर होता है ज्वाइंट ओनर्स या को ओनर्स, तो वो यहां पर पार्टनरशिप नहीं है, मतलब कि एक प्रॉपर्टी है, वो ए एंड बी ने दोनों ने मिलके खरीदी है, दोनों ने 25-25 लाख रुपए लगाए, अब उसमें से रेंट मिल रहा है, दोनों ओनर है, दोनों ने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और वो रेंट पर किसी को दे दी,
15,000 रुपए रेंट मिल रहा है, दोनों वो रेंट को शेयर कर लेते हैं। तो यहां पर आपको लगेगा कि सर ये पूरा पार्टनरशिप जैसा ही हुआ ना, बट नहीं, ये ज्वाइंट ओनरशिप है, को ओनरशिप है, पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ पर बिजनेस इंक्लूड नहीं है इसलिए, ठीक है। हाँ, ऐसा है कि हमारा काम ही है प्रॉपर्टी को लेना और किराए पे चढ़ाना, तो वो बिजनेस हो गया, तो वो पार्टनरशिप हो सकती है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इसमें भी पार्टनरशिप नहीं होती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है, वो काम करता है, बट उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, नॉट प्रॉफिट, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। एंड पार्टनर्स नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल, जिनको भी पार्टनर बनना है कंपलसरी कैपिटल लानी होगी, ऐसा नहीं होता है। मूवीज वगैरह में आपने सुना होगा कि तेरा दिमाग और मेरी ताकत एक दिन मुंबई पे राज करेंगे, तेरा दिमाग और मेरा पैसा, हम लोग बिजनेस करते हैं, होता है कई बार। देखो, सक्सेसफुल बनते हैं, बिजनेस करते हैं, रिच बनते हैं, दो क्वालिटी होती है, आइदर यू शुड बी रिच और यू शुड बी स्मार्ट। इंटेलिजेंट होने चाहिए, तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। अगर आपके पास पैसा है तो इंटेलिजेंस आपके पास आएगी, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलती है। मेरे पास पैसा बहुत है, दिमाग वाले लोग कम है, तो पैसा है तो मैं दिमाग वाले लोग रख सकता हूं। मैक जैक मा चाइना का रिचेस्ट पर्सन है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जैक मा, अली बाबा नाम शायद आपने वो ग्रुप का सुना हो। तो वो कहते हैं कि मेरा काम क्या है कि सबसे इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढना और वो इंटेलिजेंट लोगों को एक साथ काम करने के लिए एनकरेज करना, बस मैं उनका वही ध्यान रखता हूँ। काम वही लोग करते हैं, बट उन लोगों को साथ में रखना वो डिफिकल्ट काम है। वो पैसे से रख सकते हैं, भाई बड़ा पैकेज मिलेगा, आप आ जाओ मेरे लिए काम करो, 50 लाख रुपए दूंगा, तो इंटेलिजेंट लोग आपके लिए काम करने के लिए आ जाएंगे। आपके पास इंटेलिजेंस ही है तो पैसे आ जाएंगे, 5 करोड़ दूंगा, मेरे साथ पार्टनर बन जा, तू दिमाग चला, तू बिजनेस कर, तू पैसे बना, पैसे मैं दूंगा। कंपनी डालनी है, मैं पैसे दूंगा, कंपनी डाल, बहुत बड़ी कंपनी बना। तो हमेशा ये फोकस करो कि इधर पैसे वाले बनो या इंटेलिजेंट बनो, तो एक चीज है दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप के अंदर ऐसा भी होता है, 2-3 क्वेश्चन एक साथ मर्ज करके पूछते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, डिफाइन पार्टनरशिप, गिव इट्स एट्रीब्यूट्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा करके क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए बना सकता है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पहली है टर्म पार्टनरशिप। टर्म का मतलब होता है टाइम, तो टाइम जो फिक्स टाइम हो उसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसको कहते हैं टर्म पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दोनों मिलकर कहते हैं कि 2 इयर्स तक हम लोग साथ में काम करेंगे, तो ये टर्म पार्टनरशिप हो गई। अब जैसे ही 2 साल खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म। पर 2 साल के बाद भी ए एंड बी को लगता है कि यार हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, हम लोग चलते कंटिन्यू रखते हैं, हमने 2 साल तक की पार्टनरशिप पर अच्छे से चल रही है, तो कंटिन्यू रखते हैं, तो इट विल बिकम पार्टनरशिप एट विल। वो पार्टनरशिप एट विल आगे डिस्कस करेंगे कि जब भी खत्म करनी हो तब कर सकते हैं। टर्म पार्टनरशिप टाइम पीरियड खत्म होते हैं तब होती है। देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप या टास्क पार्टनरशिप या स्पेसिफिक पार्टनरशिप, मतलब वो पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक काम करने के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल, एक हाईवे बनाना है या ओवरब्रिज बनाना है या डैम बनाना है, ये बनाने के लिए ए एंड बी ने पार्टनरशिप की है। फॉर एग्जांपल, यहां पर 4 रास्ता के पास ओवरब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ए एंड बी ने पार्टनरशिप की। अब जैसे ही वो ओवरब्रिज बन गया, पार्टनरशिप खत्म, मतलब पर्टिकुलर टास्क खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म। क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग, प्रोजेक्ट इज ओवर, पार्टनरशिप ऑल्सो एंड्स। एंड द लास्ट वन, पार्टनरशिप एट विल, मर्जी के हिसाब से पार्टनरशिप, कोई टाइम, कोई टास्क, पहले से एग्रीमेंट, ऐसा कुछ नहीं, जब तक साथ ठीक रहता है तब तक हम साथ साथ हैं, बाद में हम आपके हैं कौन, ठीक है। तो देखो, where no provision is made by the contract between the partners for the duration or for the task, then it is called partnership at will. कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना कोई टाइम है, ना कोई टास्क है, बट पार्टनर्स है, तो वो पार्टनरशिप एट विल हो गया। कब डिसॉल्व हो सकती है? कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स अबाउट हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व। तो खत्म कब होगी?
टर्म पार्टनरशिप टाइम पीरियड खत्म होने पर होती है, टास्क पार्टनरशिप काम खत्म होने पर होती है। तो पार्टनरशिप एट विल, जब भी कोई भी पार्टनर का मन करता है कि भाई अब तेरे साथ मजा नहीं आ रहा है, मन भर गया, अब तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, मैं बीजा कसानी વાત नहीं करतो, બધા હસે છે, બિઝનેસ કામ માટેની વાત કરો તો સર આવું તો અમારે બહુ બધું યાર થઈ ગયું આટલા વર્ષોમાં કોલેજમાં, मन भराई गયું છે એટલે हम आपके है कौन। तो वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को रिटर्न में नोटिस दे देंगे अबाउट हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। ये हमें लगता है, मुझे लगता है कि अब हमारे बीच में सब ठीक नहीं चल रहा है, अब हमें अपने अपने रास्ते पर अलग हो जाना चाहिए। तो वो हो गया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कब माना? डिसोल्यूशन के लिए ऑब्वियसली नोटिस देनी होती है, और जिस डेट पर ये नोटिस में जो डेट लिखी हो वो डेट से वो फॉर्म डिसॉल्व हो गई ऐसा माना जाएगा। और अगर डेट ना हो तो जिस डेट पर वो नोटिस दी गई वो डेट से डिसॉल्व। पहले अगर डेट मेंशन की है नोटिस में कि ये काम करेंगे 15 अप्रैल से हम लोग डिसॉल्व कर देंगे, तो ठीक है 15 अप्रैल, बट डिसोल्यूशन कब से करेंगे ये डेट मेंशन नहीं है, पर ये नोटिस दी 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल से डिसॉल्व। टाइप्स ऑफ पार्टनर, अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आती है। तो सबसे पहला एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक बीच में ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले करेक्शन रह गया, वो मैं करेक्शन आप लोगों को करवा देता हूं। यहां पर एज पर लेटेस्ट टर्म पेज 5 पर आ जाना, जो फॉरम्स है वो सब में लेटेस्ट 4 साल है, जो 5 इयर्स का पीरियड है ना दैट इज 4 इयर्स, ये 4 इयर्स, बाकी सब सही है। एक जो डेटा चेंज हुआ है एज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट इज 4 इयर्स, तो ये एक चेंज कर देना। जो टर्म पीरियड 5 साल थे ऑफिस के वो 4 साल हो गए, बाकी 65, 67, 70 एज इट इज। नाउ बैक टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर मतलब सक्रिय भागीदार, वो होता है जो बिकम्स द पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करके पार्टनर बनता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, ये मेन वर्ड है, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो काम कर रहा है तो ही बाइंड्स हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर हिज एक्ट, क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे काम के लिए दूसरे पार्टनर्स भी जिम्मेदार रहेंगे बिकॉज आई एम एन एक्टिव पार्टनर। और अगर मैं रिटायर होता हूं तो आई मस्ट गिव पब्लिक नोटिस, ताकि आउटसाइडर्स को पता हो कि ये पार्टनर अभी नहीं है, तो फर्म के साथ डीलिंग ना करनी हो तो ना करें। देन सेकंड इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, वो है या नहीं है किसी को पता ही नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर इज द वन हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एक्टिव पार्टनर का ऑपोजिट, जो काम में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेता है। सर जैसे हमारी पढ़ाई होती है उसमें मैं करता हूं वैसा। ही लाइक्स अदर पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल एंड टेक शेयर इन द प्रॉफिट, वो काम नहीं करता है, कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट में से हिस्सा भी लेगा, बट मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है या नहीं है लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रमेश सर એ હવે કાલથી સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છોડીને જાય છે, કોણ છે અમને કઈ ફરક નહીં પડતો, સર તમે તમારું કામ કરો ને ભણાવો ને। तो जिनको पता ही नहीं है तो फिर वो लेना देना ही नहीं है, उनको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। एक्टिव पार्टनर फॉर्म छोड़ के जाता है तो नोटिस देने की जरूरत है, क्योंकि उसके काम की वजह से लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं साहस इंस्टीट्यूट में पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूं, तो मुझे पब्लिक नोटिस देनी है कि भाई मैं पार्टनर हूं साहस इंस्टीट्यूट का और अब मैं छोड़ के जा रहा हूं, ताकि लोगों को पता हो सके कि हमें पता है और हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाविन सर के वीडियोस देखे, फिर भाविन सर तो नहीं है, वो तो छोड़ दिया, तो पता हो इसलिए। तो स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट नीड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट, एक्टिव पार्टनर नीड्स टू गिव नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। नॉमिनल पार्टनर जो नाम देता है, नेम लैंड करता है, भाई मेरा नाम सुल्तान मिर्जा नाम ही काफी है, ऑपोजिशन वालों की जमानतें जब्त हो जाएगी। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी में डायलॉग है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नाम से काम चल जाता है, तो मैं तुम्हें क्यों पार्टनर बना रहा हूं कि भाई मेरा नाम आपको मिल जाएगा। कई बार क्या करते हैं, ये शार्क टैंक इंडिया में जाते हैं, देखो शार्क टैंक इंडिया में गया हुआ है,
अमन गुप्ता ने पैसा डाला हुआ है, वो काम कुछ नहीं कर रहा है पर उसका नाम सोच के हाँ अमन गुप्ता ने पैसा डाला है, अच्छा बिजनेस होगा, नमिता थापर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, नाम से बेनिफिट मिलता है। तो वो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं जो अपना नाम लैंड करते हैं, हु लैंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट। उन लोगों का इंटरेस्ट है बट कई बार ऐसा होता है कि भाई इंटरेस्ट नहीं है बट नाम देते हैं। डज नॉट इन्वेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म नॉर डज ही शेयर इवन इन द प्रॉफिट, डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बट हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है। ये सभी के सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ आखिर में आएगा वो मैं बताऊंगा, वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं, माइनर पार्टनर, ठीक है। उसके अलावा सभी के सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये सबसे बढ़िया है कि प्रॉफिट होगा तो मैं आऊंगा, लॉस हुआ तो तुम्हारा, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा ही है, ठीक है। वैसा वाला कि पार्टनर हु गेट द शेयर इन द प्रॉफिट ओनली मींस ही डज नॉट लायबल फॉर एनी लॉस। ऐसा भी होता है सर, ऐसा थोड़ी होता है ये तो बेवकूफ जैसा हो गया ना, नहीं। इसमें क्या होता है कई बार कि भाई देखो आप मुझे ऑफर दे रहे हो, मैं बोलूंगा सर ये मेरा बिजनेस है, बहुत जबरदस्त मॉडल है, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आपको जबरदस्त पैसा मिलेगा, मतलब 1 साल में 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 5 करोड़ का लॉस हो गया तो मेरे को डर है, मैं नहीं रोकूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा पैसा। सर आपको ऐसा डर है ना, पैसे इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट होगा तो आपका हिस्सा, लॉस होगा तो मैं बैर करूंगा। ऐसा भी करते हैं, यंग एज पर तो ऐसा ही होता है, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, क्यों पैसा इन्वेस्ट करे लोग आप में, मेरा बिजनेस चलेगा ही, उसका एश्योरेंस क्या है, 5 करोड़ आप बना सकते हो 1 साल में, तो 5 करोड़ डुबा भी तो सकते हो, तो मैं क्यों रोकू। सर लॉस हुआ तो मेरा, आप सिर्फ प्रॉफिट के पार्टनर, सर तो मैं ऐसी ऑफर आपको दूंगा ही क्यों, क्योंकि हमें इनिशियल लेवल पर फंड की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, हमें अपने आप को प्रूव करना है, तो फ्री में देना पड़े तो भी देना चाहिए। आप कहीं पर काम करने के लिए जा रहे हो, फ्यूचर में जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब મને જે પગાર આપશો એ ચાલશે, પગાર નહીં આપો તો બી ચાલશે, મને કામ કરવાનો મોકો આપો, મને મારી સેલ્ફને પ્રૂવ કરવાનો મોકો આપો, તમે પ્રૂવ કરો તમારી સેલ્ફને મફત કામ કરીને બી પછી 1000 રૂપિયા પગાર મળશે તો બી એ સરપ્લસ કહેવાશે। મેં તો મારા કરિયરની શરૂઆત આવી જ રીતે કરી હતી એટલે મને ખબર છે કે મને કામ કરવું છે, મને ભણાવવું છે, તમારી સાથે મારા જે ગુરુ હતા મારે તમારી સાથે ફરવું છે, હું તમારો ડ્રાઈવર, હું તમારો કુલી, મેં આવી જ રીતે કામ કરેલું છે, ઓન રેકોર્ડ કહું છું, હું તમારો કુલી બધું જ કામ કરીશ, તમારા ઘરનું બી કામ કરી આપીશ, બસ તમારી સાથે મને રાખવાનો। પૈસા તમે, પૈસાનો તો કશો ઉલ્લેખ જ નતો કર્યો, 6 મહિના પછી એમણે મને પહેલી વાર રૂપિયા આપ્યા, બટ યુ હેવ ટુ પ્રૂવ યોર સેલ્ફ, અને પછી એમણે જ મને પાર્ટનર બનાવ્યો। કેમ, सिंपली अगर मैं फ्री में काम कर रहा हूं या 5,000 रुपए काम कर लेके काम कर रहा हूं, पर 5,000 में मैं 5 लाख रुपए का काम दूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। कई बार मेरे करियर की बिगिनिंग में भी मैंने देखा था मेरे फ्रेंड्स वगैरह कि उस वक्त साइबर कैफे बहुत ट्रेंड में थे, साइबर कैफे पे जॉब दिला दूं, 4,000 4,500 रुपए मिल जाएंगे, इतना से इतना काम, कोई फ्रेंड्स ऐसा बोले कि पगार आटलो ज आपे छे, 3500 ज आपे छे, पण हूँ तेनाथी वधारનું काम भी नहीं करता। तो जो लोग इस तरह से काम करते हैं ना, वो आज की डेट पे भी मैं देखता हूँ ना कि वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, जबकि काम काम करने के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए करो, फ्री में काम करो, और वो आप काम करोगे ना तो टाइम नहीं देखोगे, क्योंकि मुझे काम करना है, काम करने में इंटरेस्ट है, पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, काम में इंटरेस्ट है। आप एक बार अपने आप को प्रूव कर दोगे, मैं फ्री में काम करता था बट फिर भी 5 लाख रुपए का रिटर्न उनको दूंगा, तो वो बंदा क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, क्या आएगा। सपोज आप मेरे लिए काम कर रहे हो, आप कोई पैसा नहीं ले रहे हो बट फिर भी 5 लाख रुपए का काम करके दे रहे हो, दिल से काम करो, जबरदस्त काम कर रहे हो, तो मेरे माइंड में सबसे पहला फियर क्या आएगा, ये चला जाएगा, इसको कोई और ऑफर देगा तो वो तो चला जाएगा, जो कि मेरे लिए 5 लाख का काम कर रहा है, मैं इसको 2.5 लाख का ऑफर दूं, 2.5 लाख दूंगा, तो यहीं पर काम कर, फ्री में से सीधा 2.5 लाख। अब 2.5 लाख लेके भी आप 5 लाख का, अभी तो मैं એમને 2.5 લાખ મળે છે, मैं काम करूँ છું અને એમને 2.5 લાખ મળે છે, ઘણા બધા લોકો આવું વિચારતા હતા, એ વખતે હું એવું નહોતો વિચારતો, મને આવું ખબર નથી, પણ હું વિચારતો હતો હું સારું કામ કરું છું ને પૈસા તો સર કમાય છે, હું પૈસા કમાવા માટે નથી, પર્પસ પહેલા જ હટાવી દીધો હતો, મારે નોલેજ લેવું છે, મારે કામ કરવું છે, आई वॉन्ट टू प्रूव माय सेल्फ, आई वॉन्ट टू चेक माय कैपेसिटी, तो હવે 2.5 લાખ રૂપિયા મળે છે
તો તમે 15 લાખનું કામ કરશો, 15 લાખનું કામ કરશો એટલે બીજો ફિયર શું આવશે, યાર 2.5 લાખમાં જતો રહેશે તો એક કામ કર, પાર્ટનર જ બની જા, તું મારો પાર્ટનર, બીકોઝ મેં મારી કેપેસિટી વધારી. એવું છે કે હવે એક કામ કરો, હું નીકળી જાઉં, એમને તકલીફ પડવા તમને બી તકલીફ પડશે. આ રિયાલિટી, અમે બધા રિયલ લાઈફના એક્સપિરિયન્સીસ પરથી કહું છું. તો પાર્ટનર ઇન પ્રોફિટ પણ હોય છે, જે ખાલી પ્રોફિટમાં હિસ્સો લેશે, लॉसમાં તમારે ભોગવવાનું. सब पार्टनर ये एक्चुअली में पार्टनर ही नहीं है. सब पार्टनर जो रियल में कोई पार्टनर है ही नहीं, वो तो क्या है, पार्टनर का एक एम्प्लॉय जैसा समझ लो, उसने किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली. मतलब ए बी सी 3 पार्टनर्स है. अब बी ने अपना काम करने के लिए अपने हिस्से में से जेड को बोला कि मैं तेरे को मेरे में से इतने रुपए दे दूंगा, मेरे हिस्से में से मेरा काम तू करना. तो वो फर्म का पार्टनर नहीं बनता है, ठीक है, वो फर्म का पार्टनर नहीं है. तो एक्चुअली में ही इज नॉट अ पार्टनर. व्हेन अ पार्टनर एग्री टू शेयर हिज प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द फर्म विद द थर्ड पर्सन, जैसे मैंने बोला कि मैं मिस्टर बी, वो मेरे हिस्से का प्रॉफिट जेड के साथ शेयर करूंगा, मेरे हिस्से का, फर्म का नहीं, मेरे हिस्से का, तो उसको हम सब पार्टनर कहेंगे ऑफ मिस्टर बी, यानी कि पार्टनर बी का सब पार्टनर है. सब पार्टनर इज नॉट कनेक्टेड विद द एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द पार्टनर ऑफ द ओरिजिनल फर्म. ही हैज नो राइट इन द फर्म एंड ही इज नॉट लायबल फॉर द फर्म. अब सर आपने तो बोला कि नो लायबिलिटी वाला तो एक ही आएगा, माइनर, तो ये तो सब पार्टनर भी नॉट लायबल, पर सब पार्टनर तो एक्चुअली में पार्टनर ही नहीं है फर्म का. सब पार्टनर ओरिजिनल पार्टनर का अंडर में आता है, तो वो फर्म का पार्टनर है ही नहीं. तो जो पार्टनर है ही नहीं फर्म का, उसकी लायबिलिटी कैसे बन सकती है, ना उसके कोई राइट, ना उसकी कोई लायबिलिटी. देन पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, ये दो वैसे अलग अलग टर्म है, पर दोनों में थीम एक ही है कि पार्टनर एक्चुअली में नहीं है, पर वो बिहेव ऐसे हो रहा है कि जैसे ये पार्टनर ही. मतलब ए बी सी 3 पार्टनर है, डी जो है वो उनके साथ ही हमेशा घूमता है. ए बी सी ये पार्टनर है, बट मिस्टर डी बी उनके साथ ही हमेशा घूमता रहता है. जब भी काम होता है, मीटिंग होती है, तब वो उनके साथ ही होता है. वो प्रेजेंट भी ऐसे करते, भाई डी ने आपी देજો ને, વાંધો નહીં, આપણો જ માણસ છે. પેલો એવું બી નહીં કહેતો, ઓ ભાઈ હું તો તમારો ફ્રેન્ડ છું, તમારો પાર્ટનર ક્યારથી થઈ ગયો, એવું કશું નહીં કહેતો, હા ઓકે મને આપી દેજો. तो लोगों को क्या लगेगा कि यार ये तो इनका पार्टनर ही है, क्योंकि सबको थोड़ी पता है. फॉर एग्जाम्पल दीपाली मैडम है, जिनल मैडम है, प्रिंकल सर है, चिराग सर है, जतीन सर है, प्रणव सर है, तो मेरे पार्टनर्स है या नहीं आप लोगों को थोड़ी पता है, पर मैं ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं. और वो भी रोकते नहीं है कि सर हमें तो क्या पार्टनर है, पर वो ऐसा ही एक्सेप्ट करते हैं. और फिर जब खराब रिजल्ट आए और आप लोग मारने के लिए आओ, तब चिराग सर या प्रिंकल सर नहीं 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 भाविन सर मारो, जाओ कहीं ત્યાં જાઓ, હું તો એમ્પ્લોય છું, હું તો ટીચર છું, પૈસા લઈને ભણાઈને જતો રહું છું, મારવું હોય તેમને મારો. એવું નહીં, એમણે ના નથી પાડી ને. જ્યારે મેં એવું કીધું કે આ બધા જો પાર્ટનર્સ બધા જ અહીંયા ઊભા છે, ત્યારે એમણે ના પાડી, તો પછી એ પણ જવાબદાર. 4 ફટકા મને પડશે તો 2 ફટકા તમારે બી ખાવા પડશે. एग्जाम्पल है, सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, आओ. नहीं, अभी के ट्रेंड में ऐसा हो गया है. पहले के ट्रेंड में क्या होता है कि टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती थी. अभी तो बाहर मड़ो પછી बताइए છે. पर वो नेचर की वजह से जो यूथ का डाउनफॉल है ना, नॉट फॉर अस फॉर टीचर्स बट इन जनरल, के डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं, तू जानता है मेरा बाप कौन है, ये सब फीलिंग्स है ना, ये बहुत खराब है. ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. ऑलवेज आप डाउन टू अर्थ रहोगे, रिस्पेक्ट दोगे, नॉट ओनली टू योर टीचर्स, मैं तो बोलूंगा आपसे छोटे जो है उनको भी रिस्पेक्ट देना सीखो. ऊपर वाला आप जिस जो भी नाम से जानते हो, मैं तो एक में भी नहीं मानता हूँ, आप राम कहो के शंकर भगवान कहो, के હું જૈન છું બાય બર્થ, મહાવીર સ્વામી કહીએ, કે કોઈ અલ્લાહ કે કોઈ જીસસ કે કોઈ વાહેગુરુ કે, બધા એક જ છે ઉપર. અલ્ટિમેટલી કોઈ એક સુપ્રીમ પાવર છે, એ તમને એ જ આપે છે જેને તમે ડિઝર્વ કરો છો. તમે ડિઝર્વ કરો છો તો તમને આપશે, કે તમે સારું કરો છો, તમારો બિહેવિયર સારો છે, તમારો એટીટ્યુડ સારો છે, તમે લોકો માટે કામ કરો છો, સારા માટે કામ કરો છો, યુ વિલ ગેટ ગુડ રિસ્પોન્સ. સર મેં તો એવા બી બહુ બધા લોકો જોયા છે, સાલા બહુ નકામા હોય છે પણ પૈસાવાળા હોય છે. આ બધા જ પ્રકારના એક્સક્યુઝ હોય, એમના પ્રમાણે એ સાચા છે ખોટા છે, ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ થિંગ. વી હેવ ટુ ફોકસ ઓન અવરસેલ્ફ, કે બી જેન્ટલ, બી રિસ્પેક્ટફુલ, બી કર્ટિયસ. આ બધી ઓફ ધ ટોપિક કીધું, બટ હવેની લાઈફમાં તમને એની જરૂર પડશે.
तो पार्टनर बाय इस्टॉपल हु इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और अलाउज टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, मतलब वो खुद सामने से बोलता है भाई मैं तो आमनो पार्टनर अच्छू, फॉर्म नो पार्टनर अच्छू, और बाकी के पार्टनर मना नहीं कर रहे भाई तुम नहीं हो पार्टनर, तुम कब से बन गए, हाँ कहीं नहीं, कशु એને રોક્યો નહીં કે પછી ફોર્મ એવું કહે છે કે આ તો અમારો પાર્ટનર જ છે और वो नहीं रोक रहा है भाई मैं कब पार्टनर बना। दोनों सिचुएशन में या तो फर्म उस पर्सन को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है या वो अपने आप को फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी के पार्टनर डिनाई नहीं कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपर। और वो केस में वो एक्चुअली में तो पार्टनर है ही नहीं, बट फिर भी वो जब लायबिलिटी आती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी तब वो जिम्मेदार है, मतलब तब वो ऐसा बोले कि नहीं नहीं भाई मैं तो एक्चुअली में पार्टनर छू ज नहीं, हूं ना पैसा आपू अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला नहीं, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट किया था। एंड लास्ट माइनर पार्टनर जो कि 18 साल से कम होता है, लीगली देखने जाओ तो वो पार्टनर बन ही नहीं सकता क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन की एज मेजोरिटी की होनी चाहिए, तो 18 साल से कम तो पार्टनर वैसे बन ही नहीं सकते, बट फिर भी ही कैन बी एडमिटेड, नॉर्मली ये वॉइड होता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब उसकी लायबिलिटी नहीं हो सकती, माइनर पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं। हाँ इसमें आगे लिख सकते हो कि माइनर पार्टनर जब मेजर बनता है तब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि क्या वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं, और अगर वो पार्टनर रहना चाहता है तो फिर उसकी रिट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी रहेगी, मतलब माइनर था तब की भी जिम्मेदारी वो एक्सेप्ट करता है। वैसे बेसिक टर्म ये होती है कि माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 90% प्लस चांसेस होता है कि फुल क्वेश्चन में ये आता ही है। मोड्स और मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये सब बेसिक बेसिक चीजें तो है ही। तो डिसोल्यूशन मेनली दो तरीके हैं, एक है नॉर्मल डिसोल्यूशन मींस विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, और दूसरा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो नॉर्मल डिसोल्यूशन के अंदर अगेन 5 तरीके हैं। पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, या इसको वॉलेंटरी डिसोल्यूशन भी कहते हैं। एग्रीमेंट का मतलब यहां पर एग्रीमेंट रिटर्न टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, एग्रीमेंट मतलब सब लोग रेडी हो जाए, व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। 3 पार्टनर है, 3 मैं बोल रहा हूं कि यार फर्म बंद कर देते हैं, नहीं मजा आ रहा है, दूसरा भी बोल रहा है हाँ यार, तीसरा बोल रहा है तुम्हारी तो शकल देख के ही मेरे को होता मजा नहीं आ रहा है, मेरा पूरा दिन खराब जाता है, बंद कर देते हैं। तीनों पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म विल बी डिसॉल्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। सेकंड इज डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हो पहले से ही तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन एज पर प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्ग्स द पार्टनर, देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। डिसोल्यूशन एज पर एक्ट, एक्ट में 2 टर्म याद रखना है, एक इंसॉल्वेंट एंड एक इल्लीगल। एक्ट में 2 वर्ड्स याद रखना है, राउंड कर देना उसको। इंसॉल्वेंट means when all partners becomes the insolvent or except one all other partners become insolvent, नादार। तो essential elements of valid contract पता है कि insolvent person cannot enter into a valid contract, तो अगर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। एक को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो सर वो एक तो बिजनेस कर सकता है ना, हाँ कर सकता है, बट एक ही पर्सन बिजनेस करे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नॉट पार्टनरशिप, तो भी फर्म डिसॉल्व। तो व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट और एक्सेप्ट वन ऑल अदर पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, देन पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। एंड इल्लीगल, when the business of the firm becomes illegal then also partnership firm will be dissolved। इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है डिटेल वाले सेशन में कि गुजरात में लीकर बैन है, पार्टनरशिप हमने फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में हम लोग जहां पर लीकर सेल करना परमिशिबल है तो हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म में दुकान खोली थी, अंग्रेजी शराब મળશે वो तीसा ऑन द रॉक, खाली ब्रांडेड माल राखू छू, बट हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, बट फर्स्ट में गुजरात एंड महाराष्ट्र स्थापना दिवस, उस दिन महाराष्ट्र बोलता है हम भी गुजरात से इंस्पिरेशन लेंगे, महाराष्ट्र को भी ड्राई स्टेट बना दो, महाराष्ट्र के अंदर भी अब लीकर खरीदना बेचना रखना वो सब इलीगल,
तो फिर हम लोग लीगली पार्टनरशिप में लीकर की शॉप नहीं कर सकते। इलीगल तो कदाच महाराष्ट्र વધારે ગુજરાતમાં વેચાતો હશે, बट लीगली वो नहीं कर सकते। मतलब व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इनलीगल, पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। देन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, तो उसमें दो चीज है कंटिंजेंसीज जो ऊपर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में भी आता, एक टाइम एक टास्क। व्हेन पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर फिक्स टाइम, then on completion of that time partnership firm is dissolved. Task, when partnership firm is created for specific task, then on completion of that task partnership firm is dissolved. And dissolution by notice, ये हमने पार्टनरशिप एट विल में डिस्कस किया ही है कि जब पार्टनरशिप एट विल हो तो कोई भी पार्टनर जो फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, by giving notice in writing to other partners about his intention to dissolve the firm, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करवा सकता है। देन सेकंड कैटेगरी है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जिसमें कोर्ट इंटरवीन करेगी और वो ऑर्डर देगी फर्म डिसॉल्व करो। तो उसमें कोई पार्टनर ही होगा जो सिचुएशन को कोर्ट के सामने ले जाएगा, क्योंकि कोर्ट को तो पता नहीं होगा, कोर्ट तो सामने से आएगी नहीं भाई चलो तुम बंद कर दो। तो यहां पर कोई पार्टनर सूट फाइल करेगा फॉर द डिसोल्यूशन, और ये सिचुएशन में से अगर कोई सिचुएशन बनती है, कोर्ट को लगती है, तो वो फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर देंगे। जिसमें पहला आपके लिए है व्हेन एनी पार्टनर्स बिकम्स अनसाउंड माइंड, कोई पार्टनर आप जैसा पागल हो जाता है तो दूसरा पार्टनर कोर्ट में ऑर्डर कर सकता है कि यार देखो ये पागल के साथ मेरे को रहना पड़ रहा है, फर्म डिसॉल्व करो। मैं बोल रहा हूं पर वो डिसॉल्व नहीं करने के लिए रेडी है, हम लोग पहले खुद कोशिश करेंगे पर वो नहीं कर रहा है, तो मैं कोर्ट में बोलूंगा कि ये अनसाउंड माइंड, ये पागल आदमी के साथ मैं नहीं काम कर सकता। अब पागल मतलब ये नहीं कि मेरी बात नहीं मानता है, हम लोग नहीं पागल जो है पागल जैसी है वो वाला पागल नहीं, मेडिकली वो प्रूव हो वो पागल, ठीक है, इसलिए मैंने आपकी बात की। चेक करवन जाना मत वरना पकड़े जाओगे। व्हेन पार्टनर्स बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, अभी फॉर एग्जांपल सास इंस्टीट्यूट है, टीचिंग के लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप की है, जिसका मेन कोर फीचर ये है कि हम लोग बोल सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मुझे फॉर एग्जाम्पल थ्रोट कैंसर हो गया और मैं परमानेंटली गोलमाल का लकी बन गया, ई वानी ओ ई ओ, तो यहां पर परमानेंटली इनकैपेबल हूं, अब मैं पढ़ा नहीं सकता, अब जो लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहां पर बाकी के पार्टनर बोल सकते हैं कि भाई ये लकी के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते, फॉर्म डिसॉल्व करवाओ, परमानेंटली इनकैपेबल बनते हैं। तो तीसरा, व्हेन पार्टनर अंडरटेक्स मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब कोई मिसकंडक्ट करता है, गलत करता है, जिसकी वजह से फर्म को नुकसान होता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर साहस इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप में मैं कर रहा हूं, बाजू में मेरे नाम से मेरे पर्सनल क्लास भी कर रहा हूं सेम चीज पढ़ाने के लिए, तो फर्म को नुकसान होगा ऑब्वियसली। मैं मिसकंडक्ट करता हूं, कोई एडमिशन लेने के लिए आता है, पेरेंट्स आते हैं मिलने के लिए, मैं उनके साथ गाली गलौज करता हूं, मारामारी करता हूं, तो उससे क्या होगा भाई, यहाँ क्लास में तो सौरभ बकवास है, यहाँ ना जवाए, उससे बिजनेस को नुकसान हो रहा है। बाकी के टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे बट आना लीधे तो आसर है, चलो पाछा जाओ, तो उसकी वजह से फर्म को नुकसान हो रहा है, तो बाकी के पार्टनर केस कर सकते हैं भाई देखो इसकी वजह से ये गाली गलौज करता है, और एक बार नहीं ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से फर्म को नुकसान हो रहा है। मैं तो इजनों को मैं એવું કશું કરતો જ નહીં, मैं तो एकदम शुद्ध माणस हूं, मैं तो गार्ड, तो મને ખબર भी નથી आ रहो कैमरो, जो कैमराનું રેકોર્ડિંગ લઈને જશે, जो કેવું બોલે છે, तुम्हारे कानों से खून निकलने लगेगा, આવું બધું બોલે છે, हाँ बंद कराओ। मेन चीज मिसकंडक्ट अगेंस्ट द फर्म और बिजनेस ऑफ द फर्म। व्हेन पार्टनर विलफुली एंड परसिस्टेंटली ब्रीच द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जानबूझ के और बार बार एग्रीमेंट ब्रेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट में क्लियर डिसाइड किया है कि फॉर एग्जांपल एफआर सब्जेक्ट है वो चिराग सर ही पढ़ाएंगे, पीएफपी सब्जेक्ट है वो जतिन सर ही पढ़ाएंगे। अब मैं आ रहा हूं बिजनेस लॉ का रिवीजन लेक्चर लेना है, पीएफपी में क्यों कराऊ कर खोटू करावे साहेब, नहीं आवड़तो अમને लाऊं कराऊ, आईएफ एफआर नहीं बराबर लाऊं कराऊ। अभी जानबूझ के मैं बार बार चिराग सर ने आ नहीं आवड़तुं, जतिन सर ने आ नहीं आवड़तुं, प्रणव सर पेलू खोटू बनावे छे, जानबूझ के मैं बार बार, भाई एग्रीमेंट में पहले से ही डिसाइड किया कि आपका काम ये है,
आपका काम मैनेजमेंट करना है या आपका काम रिवीजन लेक्चर लेना है तो आप वो काम करो। फिर वो आप बार बार काम चेंज करते रहते हो तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है, फर्म डिसॉल्व करवा। ट्रांसफर हीज शेयर और इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। मैं मेरा हिस्सा, मैं काम करता हूं दाऊद इब्राहिम को सेल कर देता हूं, डी कंपनी चलाएगी अभी, तो यहां पर बाकी सब पार्टनर एग्री हो, मतलब कोई भी मिस्टर डी नाम का एक पर्सन है उसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं। अब बाकी के सारे पार्टनर्स एग्री है कि ठीक है आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ओके। बट अगर बाकी के सभी पार्टनर की कंसेंट नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, और फिर भी मैं ट्रांसफर कर देता हूं तो बाकी के पार्टनर फर्म डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में एक नोटिस डाल सकते हैं। व्हेन फर्म कंटिन्यूअसली इनकर्स लॉस, पिछले कई सालों से हम लोग क्लास पढ़ा रहे और जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग हर साल 100% फेल फेल फेल, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सब फेल। अभी कोर्ट बोलेगी अभी यार कम से कम स्टूडेंट्स पर तो रहम करो, अपने आप पर नहीं कर रहे हो तो स्टूडेंट्स पर रहम करो और बंद करो। मतलब कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है बिजनेस में फाइनेंशियली, और वो लॉस से आप रिकवर कर सको ऐसा लग ही नहीं रहा है, तो फिर फर्म बंद कर दो। एंड when court finds any other ground which is reasonable to be just and equitable, मतलब दूसरा कोई भी जेन्युइन रीजन कोर्ट को लग रहा है। फॉर एग्जांपल दो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, भाविन सर और जिनल मैडम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, बट हम दोनों बात ही नहीं करते, हमारे बीच में झगड़ा है, मैं बात नहीं करूँ कशु बोली सुन नहीं, डिसीजन लेवानुं छे, पार्टनर्स मिलेंगे नहीं, काम की बात होगी कैसे, डिसीजंस लिए कैसे जाएंगे, कौन सा लेक्चर कब होगा, कौन पढ़ाएगा, कितने टाइम के शेड्यूल से, नहीं अपने बात તમારું મોડું જ नहीं જો। तो अगर पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे तो मतलब ऐसा कोई भी जेन्युइन रीजन कि जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हो तो भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, बाकी के टॉपिक्स जो भी है जो सेमी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो भी आप साहस एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। नाउ कंपनीज एक्ट यूनिट 3 कंपनीज एक्ट 2013, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, बट ध्यान रखना है नेक्स्ट हाफ ओवर में हमारा ये पूरा यूनिट भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मीनिंग एंड फीचर्स और एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहला तो मीनिंग क्या है, तो अगर कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन देखें तो कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब कौन सा, कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 था या 1913 था या जो भी प्रीवियस है, वो कंपनीज एक्ट में जो भी रजिस्टर्ड हुई है वो कंपनी को कंपनी कहेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स देखो, ये ब्रीफ समरी है, हो ध्यान रखना, ये ब्रीफ समरी है, इतना ही लिख के मत आना सर આટલું લખીને એક જ પેજમાં લખીને છે 10 માર્ક્સમાં કેટલા મળશે, તો મને પૂછતા નહીં, 10 ગાર્ડ હું આપીશ નહીં તર। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब लोग, कंपनीज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। इनकॉर्पोरेटेड मतलब नोंधाયેલું, रजिस्टर्ड થયેલું, अंडर लॉ। હવે કયો लॉ હોય તો ત્યાં તમારે આગળ લખવાનું અંડર कंपनीज एक्ट 2013। तो कोई भी कंपनी है तो ये कंपलसरी कंपनीज एक्ट 2013 और उसके पहले के कोई भी कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हुई होगी। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, तो हमें पता ही है कि ये कंपनी और ये उसके ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब कंपनी हैज सेपरेट लीगल पर्सनालिटी एंटिटी एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसको आप और भी लिख सकते हैं, इट मींस company is different and shareholders are different. Company can sue, can enter into a contract in its own name. Company can be sued by its own name. उसके एक दो एग्जांपल लिखने तो भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, मतलब कंपनीज एग्जिस्टेंस इज अनअफेक्टेड by the death or insolvency of members, means members can come or go but company will continue for indefinite long time. For example आप लिख सकते हो धीरूभाई अंबानी में डाई but रिलायंस इंडस्ट्री में कंटिन्यू, रतन टाटा में डाइज but टाटा कंपनी will continue. लिमिटेड लायबिलिटी, तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड,
लिमिटेड मोस्ट कॉमनली होता है एक्सटेंड टू देयर शेयर्स, और इवन और क्या होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में ऐसा होता है, दोनों लिखने चाहिए ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा है तो, कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। उन्होंने जितने शेयर्स खरीदे हैं उसकी जो अनपेड अमाउंट है वहां तक की लायबिलिटी रहेगी। लिमिटेड बाय गारंटी में लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वो उसके फीचर में ही है। कॉमन सील तो ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो अभी ऑप्शनल है ये फीचर बट ये होता ही है, कॉमन सील कोई भी कंपनी का होता ही है, ठीक है, जिससे पता चलता है, मतलब वो कॉमन सील कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर होता है, ठीक है। हम दूर से ये मैकडोनल्ड हमको पता चल गया, एक समझ लो कि ये कॉमन सील जैसा है, ठीक है, वैसे तो सील स्टैंप जैसा होता है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, मतलब कंपनी खुद के नाम से केस कर सकती है, स्यू मतलब केस करना, और कैन बी स्यूड मतलब सामने वाली पार्टी भी कंपनी के नाम पे केस कर सकती है। मतलब मुकेश अंबानी को केस करना है रिलायंस इंडस्ट्री के बिहाफ में, तो वो मुकेश अंबानी के नाम से केस नहीं फाइल करेंगे, वो रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से ही केस फाइल करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्सेस सो एंड सो पर्सन, ऐसा होता है। मैंने फॉर एग्जांपल केस किया जियो के ऊपर कि अमाउंट ले ली बट नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो भाविन शाह वर्सेस रिलायंस जियो, उसमें मुकेश अंबानी नहीं आएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो ऑलरेडी पता है कि उसका एक आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस होता है, बट वो आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शन पर्सन ही है, नेचुरल पर्सन नहीं है, बट उसके खुद के कुछ राइट्स ड्यूटीज ये सब होते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी के ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, जबकि मैनेजमेंट इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड कैपेसिटी, कैपिटल रेजिंग एबिलिटी, तो कंपनी कैन रेज द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, मतलब वो पब्लिक के पास से पैसा फंड रेज कर सकती है, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए पूछे उसके हिसाब से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं और उसकी लेंथ भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आती है, राइट अ नोट ऑन प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस सिंपल वर्ड्स में बोले ना तो एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और वो देख के पब्लिक डिसाइड करती है कि क्या हमें ये कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में बोलो तो अभी साहस इंस्टीट्यूट का ब्रोशर है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, और वो देख के आप डिसाइड करोगे कि भाई क्या हमें साहस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, वैसा ही। तो देखो, प्रोस्पेक्टस इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय कंपनी, मेन कीवर्ड ये है, इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटी। मेन वर्ड ये है, इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, कुछ भी हो, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो कंपनी के बिजनेस के बारे में हो, क्या काम करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस, रिस्क, और बाकी जितनी भी जरूरी चीजें हैं, मार्केटिंग प्रमोशन के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जिससे शेयर होल्डर एनकरेज हो सकता है शेयर खरीदने के लिए, वो सारी चीजें हम बताएं। हमारे फॉर एग्जांपल क्लास, ये टॉपर्स है, ऐसे सिस्टम है, इतनी फीस है, ऐसे क्लासरूम है, इस तरह से हम लोग काम करते हैं, हमारी पढ़ाने की सिस्टम कैसी होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन है, मतलब जो भी चीजें हमको लगती है ये एडवर्टाइजिंग ब्रोशर में दिखाने के लिए, वो सब हम लिख सकते हैं। मोस्टली क्या क्या चीजें होती है, की पॉइंट्स क्या होते हैं, तो इट इनवाइट्स द पब्लिक, मतलब फीचर्स की बात है, जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट, कंटेन्स ऑल मटेरियल फैक्ट्स, हाँ इसके अंदर ये होता है कि गलत चीजें नहीं दे सकते, कुछ भी फेक चीजें गलत चीजें नहीं दे सकते प्रोस्पेक्टस में। ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, अब कंपनी के पास कोई ऑर्डर है ही नहीं, पर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास तो 800 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी है, वो हमने बताया, तो वो गलत है, एक्शन लिए जाएंगे, कंपनी को परमिशन ही नहीं मिलेगी काम करने की। प्राइवेट कंपनीज आर जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस, वो लोग प्रोस्पेक्टस के बिहाफ में दूसरा डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस,
मतलब उसमें भी ऐसा ही होता है, बट वो प्रोस्पेक्टस के नाम से नहीं इशू करते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्यों ऐसा नहीं कर सकती? क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती शेयर खरीदने के लिए, तो वो कैसे एडवर्टीजमेंट करे? मुझे प्राइवेट कंपनी हो तो मुझे वो जनरल पब्लिक के पास से पैसा लेने की परमिशन ही नहीं है, तो मैं जनरल पब्लिक को मार्केटिंग क्यों करूं, एडवर्टाइजमेंट क्यों करूं पैसा लेने के लिए? तो वो कर ही नहीं सकते प्रोस्पेक्टस इशू। हाँ, बट प्राइवेट कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो सर्टिफिकेट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस देते हैं। ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को मिलती है बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो एक अभी फॉर एग्जांपल सास इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैं बना रहा हूं, अब मेरी कंपनी में शेयर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, वो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो एक जनरल पब्लिक हो। तो प्रोस्पेक्टस देखो और प्रोस्पेक्टस से डिसाइड करो कि आपको खरीदना है या नहीं। सर पर प्रोस्पेक्टस में गलत चीजें दी हो तो वो नहीं दे सकते, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि अगर वो गलत चीजें दिखाई तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, मतलब कंपनी के ऊपर। तो मैं गलत नहीं दिखाऊंगा, और सही होगा तो वो सही इंफॉर्मेशन के ऊपर आप सही डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ नहीं कंपनी के शेयर नहीं खरीदना है या कंपनी के शेयर खरीदने हैं, पर वो इंफॉर्मेशन ट्रू होनी चाहिए। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस कैन लीड टू, जैसे मैंने बोला, सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों आती है। अगर गलत चीजें दी है तो वो जो होता है प्रोस्पेक्टस, उसमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस भी लिखे जाते हैं। हाँ, આપણે સિમ્પલ ક્લાસના કે સ્કૂલના બ્રોશરના એંગલથી સમજાવું તમને ખબર પડે, તો સ્ટુડન્ટનો ઓપિનિયન આપ્યો લખ્યો હોય, પેરેન્ટ્સનો ઓપિનિયન લખ્યો હોય, હું આ ક્લાસમાં ભણ્યો અને મારું આટલું સરસ રિઝલ્ટ આવ્યું, મારી કારકિર્દી સરસ બની, વગેરે વગેરે। कोई एक्सपर्ट्स है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, कंपनी है, तो फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला, अभी तो फिलहाल उनकी डेथ हो गई है, बट सपोज राकेश झुनझुनवाला का ओपिनियन है कि भाई ये साहस इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी, उसके ओनर को या प्रमोटर्स को मैं जानता हूं, उनका काम करने का स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, अभी उन्होंने ये ओपिनियन दिया है तो मैं उसको छापूंगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उनके ओपिनियन के ऊपर बहुत सारे लोग शेयर खरीदने के लिए रेडी हो सकते हैं। बट अगेन मुझे दिखाना पड़ेगा दिस इज ओपिनियन, उनको भी उनकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी छापने से पहले। फिर मैं छापू आपके नाम से ये चीज, कल को उठ के फिर कुछ लोचा ना हो जाए। एंड जो प्रोस्पेक्टस है वो अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है उसकी। नॉर्मल प्रोस्पेक्टस तो होता ही है, उसके अलावा ये सेल्फ एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। इसके अलावा डीम्ड प्रोस्पेक्टस, मतलब जो प्रोस्पेक्टस नहीं है बट उसको प्रोस्पेक्टस के जैसे ही इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी है। एंड अब्रीच प्रोस्पेक्टस, मतलब फाइनल प्रोस्पेक्टस आने से पहले कुछ आधी अधूरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देने वाला प्रोस्पेक्टस। पर मोस्ट कॉमन जो है ये दो है, सेल्फ एंड रेड हेरिंग। तो यहां पर दिया हुआ है व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो मेन चीज क्या है सेल्फ प्रोस्पेक्टस में? सिंगल प्रोस्पेक्टस दैट अलाउज, मेन ये है, अलाउज कंपनी इश्यू मल्टीपल ब्रांचेस, मतलब मल्टीपल टाइम आप शेयर्स इशू करो। मतलब उसका टाइम पीरियड होता है कि मैं एक साल में 2 या 3 बार इश्यू लाने वाला हूं, एक साल में 2 से 3 बार इश्यू लाने वाला हूं। अब हर बार मैं जब इश्यू ला रहा हूं, मतलब पब्लिक को शेयर ऑफर कर रहा हूं, तो प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। पर मैं क्या कर रहा हूं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू कर देता हूं कि अब ये एक प्रोस्पेक्टस के ऊपर अगले एक साल के अंदर मैं 2 बार इश्यू निकालूंगा, और दूसरी बार मैं इश्यू निकालूंगा तो उसके लिए मैं फिर से प्रोस्पेक्टस नहीं दूंगा, यही वाला चले। तो वो हो गया सेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक ही प्रोस्पेक्टस के ऊपर 2-3 बार हम इश्यू निकालेंगे। जबकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस है, मतलब उसके अंदर सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस के जैसी ही है, बट फाइनल प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम ऑफर करने वाले हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, पर बाकी सारी चीजें फाइनल है, तो वो हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में एक बार दे देंगे। फाइनल अभी मोस्टली कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ही देती है। अब जब कोई कंपनी का आईपीओ आने वाला हो और उसकी एडवर्टीजमेंट देखोगे तो उसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा लिखा होगा, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि प्राइस डिसाइड करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। तो अगर प्राइस फाइनल नहीं है पहले से कि कितने रुपए में हम लोग शेयर इश्यू करने वाले हैं, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डालो। कितने नंबर ऑफ शेयर्स रखेंगे, मार्केट रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मार्केट मंदी में है, अभी मैं इश्यू निकालूंगा और इतने शेयर्स मैं इश्यू कर दिए, पहले से बता दिया, और फिर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो एक काम करो, वो बाद में डिसाइड करते हैं कितने में प्राइस में रखूं, 100 रुपए रखूं, ऊपर मार्केट तो मंदी में है, डाउन जा रहा है, तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो एक काम करो डिमांड सप्लाई के ऊपर ही डिसाइड करेंगे। तो क्या प्राइस रेंज बनती है उसके हिसाब से दो, तो वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस उस सिचुएशन में इश्यू किया जाता है।
कौन से कंटेंट होते हैं प्रोस्पेक्टस में कॉमन है, यही हो जरूरी नहीं है, ये हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, इसमें से कुछ ना भी हो। तो नेम एंड डिटेल्स ऑफ कंपनी, बिजनेस का नेचर क्या है, फॉर एग्जांपल सास इंडस्ट्रीज हमने बनाई है, मतलब सास इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये तो प्राइवेट लिमिटेड है, बट अगर पब्लिक कंपनी हो तो क्या बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो एजुकेशनल बिजनेस। क्या बिजनेस में इन्वॉल्व है, ऑटोमोबाइल। क्या बिजनेस में इन्वॉल्व है, फार्मास्यूटिकल्स। तो वो नेचर ऑफ बिजनेस बताएंगे। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स, कंपनी के जो प्रमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, उनकी सारी डिटेल्स होती है, DIN नंबर लिए जाता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स, ये मेन है। इश्यू का क्या है, मतलब ये पैसा हम रेज करेंगे उसका क्या करने वाले हैं, इश्यू का रीजन क्या है, पैसों का फंड का क्या करने वाले वो, ये MOA से अलग है, ये MOA नहीं है। कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंपनी के रिस्क फैक्टर या कंपनी के ऊपर जो कोई भी लिटिगेशन हो वगैरह सारे, मतलब कंपनी के ऊपर जो केस चल रहा है वो भी सारी इंफॉर्मेशन अंदर देनी होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक OPC, वन पर्सन कंपनी, बहुत ही सिंपल है कि जिसके अंदर एक ही इंडिविजुअल होता है, वही शेयर होल्डर, वही डायरेक्टर, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, मूवी जैसा। इसके बेनिफिट्स सोल प्रोप्राइटर जैसे होते हैं और प्राइवेट कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन है, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, OPC में लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। अच्छा है, फायदा रहता है। की फीचर क्या है, तो एक ही ओनर रहेगा, लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, ओनर शेयर होल्डर मेंबर अलग, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं। मैंडेटरी नॉमिनी, OPC में जो डायरेक्टर है उसको अपना नॉमिनी कंपलसरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी डेथ हो गई तो कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो नॉमिनी होता है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये बहुत अच्छा है। बाकी ऐसा होता है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख की होनी चाहिए, 2 करोड़ की होनी चाहिए, तो किसी को छोटे लेवल पर बिजनेस करना है तो कोई जरूरत नहीं है, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप 50,000 से भी धंधा कंपनी फॉर्म में करना चाहते हो तो करो। रीजन क्या है कि आप OPC से शुरुआत करोगे तो आप आगे ग्रो करोगे तो उसको फिर प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे, उससे ग्रो करोगे तो कंपनी बनाओगे, मतलब कंपनी बड़ी होगी, वरना सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो क्या रहेगा, वही रहेगा। कंपनी लेवल पे आपको बेसिक लेवल से ही ट्रेनिंग मिलने लगती है। एंड कन्वर्जन, जो मैंने बोला कि OPC जो है वो आगे चल के प्राइवेट में और फिर प्राइवेट में से आगे पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है, और गवर्नमेंट को इसी में इंटरेस्ट होता है कि और ज्यादा से ज्यादा कंपनी हो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बने। इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड वेरी इजी, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट में, आपको पूरा सेंटेंस बना के लिखना हो, इसमें 7। मैक्सिमम मेंबर्स 200, अनलिमिटेड, जितने भी शेयर होल्डर्स बनना चाहे बन सकते हैं। मिनिमम डायरेक्टर्स 2, मिनिमम 3, ज्यादा 12 हो सकते हैं, उससे ज्यादा करने हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। डिफरेंस में इतना सब कुछ लिखना है जरूरत नहीं है आपको, तो लिख देना है 2 और 3। नेम रिक्वायरमेंट, तो कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है, पब्लिक कंपनी के पीछे सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगता है। जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब। कैन इनवाइट, कैन क्या, उनको तो इनवाइट करना ही पड़ेगा, मोस्ट ही होगा। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल। प्रोस्पेक्टस, तो प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, जबकि मस्ट इश्यू प्रोस्पेक्टस। बहुत सिंपल है, टाइटल याद रह जाने चाहिए बस। मिनिमम पेड अप कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये डिफरेंस हटा दो, 8 नंबर का पॉइंट हटा दो, वो डिफरेंस ऐसा है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। 9, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो प्राइवेट कंपनी को जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वो सीधा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, पर पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद एडिशनली सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ता है, तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, कल से काम शुरू। पब्लिक कंपनी को आज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, चलो अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पहले लो, फिर काम शुरू।
एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी में लेस होती है, पब्लिक कंपनी में तो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड काम का है। टाइप्स ऑफ कंपनी, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। अब ये सारे टॉपिक बहुत ही तेजी से हो जाएंगे, सब 5-5 मिनट के, याद रखने की चीजें बहुत कम है। प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले तो डेफिनेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, जो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है वो प्राइवेट कंपनी है। हाँ ऐसा ही है, और पब्लिक कंपनी वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। बट प्राइवेट कंपनी मेनली किसे कहते हैं, जो आगे देखा था वो, कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर, कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी। फिर नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है, ये सब जो ऊपर डिफरेंस में देखा है, जितने पॉइंट लिखने लिख सकते हो। पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड, जनरल पब्लिक को वो इन्वाइट कर सकते हैं। और बाकी के भी पॉइंट्स लिखने हैं, तो ये पूरा डिफरेंस है, उसमें से जो भी पॉइंट लिखना है प्राइवेट कंपनी के लिए या पब्लिक कंपनी के लिए वो लिख सकते हो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑलरेडी आगे देख लिया, जो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, उन्होंने जो शेयर खरीदे उसकी अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड रहती है। देखो, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम, और मोस्ट कॉमन यही कंपनी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में लायबिलिटी कितनी होती है, लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक अमाउंट। ओपीसी कंपनी, एक ही मेंबर, वही शेयर होल्डर, यानी कि वही मेंबर वही डायरेक्टर। गवर्नमेंट कंपनी, इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दोनों अलग अलग होते हो। गवर्नमेंट कंपनी जिसका 51% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या कॉम्बिनेशन बोथ, पर 51% से ज्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी। उसके एग्जांपल्स कोई भी लिख सकते हो, ओएनजीसी, सेल, गेल, ये सब वो सब पब्लिक कंपनी के, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल है। स्मॉल कंपनी, ध्यान रखना है, अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी विथ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर विथ इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब ये ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल इतने करोड़ हो, जिसका मिनिमम टर्नओवर इतने करोड़ हो, वो स्मॉल कंपनी, पर वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। 100 करोड़, 2 करोड़ और 100 करोड़, वो चेंज है, वो रिक्वायरमेंट है, बट वो चेंज होती रहती है। एसोसिएशन कंपनी, अ कंपनी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, चैरिटी एटसेट्रा, तो उसको कहते हैं एसोसिएशन कंपनी। प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड, मतलब प्रॉफिट का पर्पस नहीं होता है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, ऐसा समझो ना। फिर फॉरेन कंपनी, जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हुई हो, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट वर्क प्लेस इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल Amazon, ठीक है, या कोई भी और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में नहीं हुई है, पर Amazon इंडिया में काम कर रही है, फेसबुक इंडिया में काम कर रही है, व्हाट्सएप इंडिया में काम कर रही है, तो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, वर्क प्लेस इन इंडिया, तो इंडिया के लिए वो फॉरेन कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी तो इजी है, जो कंपनी के पास मोर देन 50% दूसरी कंपनी का स्टेक हो तो वो होल्डिंग कंपनी हो गई, और जिस कंपनी का ये 50% से ज्यादा का होल्डिंग किसी और के पास है तो वो कंपनी को बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। फॉर एग्जांपल ये साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, कुछ बड़ा सोचते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री के 50% से ज्यादा का होल्डिंग साहस ने ले लिया, ठीक है, मुकेश अंबानी तुम घर बैठोगे, मैं बैठूंगा कुर्सी पर, तो ये होल्डिंग कंपनी हो गई और ये सब्सिडियरी। क्लियर? देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इसके क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है। तो एमओए ये कंपनी का मेन लीगल डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स, लिमिटेशंस वगैरह सब दिया होता है, और ये स्कोप डिसाइड करता है। और अगर इस स्कोप यानी कि ऑब्जेक्ट के बाहर कुछ भी काम होता है देन इट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स, और ये वॉइड होता है। ये कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है, चार्टर मतलब मेन,
इससे कंपनी के आउटसाइड के साथ के रिलेशनशिप पता चलता है। इसके जो अलग अलग क्लॉजेस है, पहला है नेम क्लॉज। अब देखो यहां पर ब्रीफ में है, बट नेम क्लॉज के अंदर ही बहुत सारी चीजें है कि जो कंपनी जिस नाम से वर्क करेगी वो नाम इसके अंदर लिखा होता है। कंपनी कैन नॉट कीप द नेम सिमिलर टू एनी अदर कंपनी, सेम और सिमिलर और रिजेंबल्स ऑफ अदर कंपनी, ये सब लीगल रिक्वायरमेंट है। कोई गवर्नमेंट ऑफिस के नाम के ऊपर आप अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकते। कॉमन ये है कि प्राइवेट कंपनी हो तो पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, पब्लिक कंपनी हो तो पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहां की है, स्टेट, वो प्रेजेंट करना होता है। इसको डोमिसाइल भी कहते हैं, डोमिसाइल। मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर में रजिस्टर्ड हुई थी तो उसका डोमिसाइल होम टाउन जामनगर माना जाएगा। मुंबई में है तो महाराष्ट्र माना जाएगा, जामनगर में तो गुजरात उसका डोमिसाइल। वो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस से पता चलता है। मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में, एमओए में कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है, उससे कंपनी का डोमिसाइल पता चलता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज जो मेन क्लॉज है वो कंपनी के मेन एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर लिखे होते हैं, और कंपनी अपने जो भी काम करेगी वो ऑब्जेक्ट क्लॉज की लिमिटेशंस मर्यादा में रह के ही काम करेंगे। उसके बाहर का कुछ भी काम करेंगे तो वो अल्ट्रा वायर्स बन जाएगा। लायबिलिटी क्लॉज में लायबिलिटी कितनी रहेगी मेंबर्स की वो दिखाया जाता है, बाय शेयर्स है, बाय गारंटी है या अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो इंडिया में परमिशन ही नहीं। कैपिटल क्लॉज अगेन इंपॉर्टेंट, कंपनी अपने एग्जिस्टेंस में मैक्सिमम कितनी कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकती है, वो कैपिटल क्लॉज में दिखाया जाता है, जिसको हम ऑथोराइज्ड कैपिटल भी कहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, और कंपनी उससे ज्यादा कैपिटल अपने लाइफ स्पान में रेज नहीं कर सकती। अगर करना है तो उसके चेंज का प्रोसेस लेंथी होता है, वो कर सकते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसके अंदर जो कंपनी के प्रमोटर्स है, स्टार्टर्स है, वो सब्सक्राइबर्स वो कंपनी को स्टार्ट करने की गारंटी देते हैं, सिग्नेचर करते हैं। जिन्होंने भी कंपनी स्टार्ट करने का प्रोसेस किया है, पहले जो प्रमोटर्स है वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो साइन करते हैं, और वो सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर पता चलता है। और मोस्टली वही कंपनी के पहले डायरेक्टर भी बनते हैं। वो अभी हम लोग डायरेक्टर वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द लीगल रूल दैट प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी। क्योंकि कंपनी के अंदर की सिस्टम आउटसाइडर्स को तो पता नहीं है, तो ये इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब थियरी हो, वो प्रोटेक्ट करती है। वो कैसे? इट स्टेट्स दैट आउटसाइडर्स आर एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट कंपनीज इंटरनल प्रोसेसेस हैव बीन प्रॉपर्ली कैरिड आउट इवन इफ दे आर नॉट। मतलब हम बोले आउटसाइडर, भाई तुमको ध्यान रखना था ना, तुमको जान समझ के शेयर खरीदने थे या डील करना था, तुमने क्यों ध्यान नहीं रखा? अभी कंपनी अंदर से कैसे काम करती है वो हमें थोड़ी पता चलेगा। हम कैसे चेक करने के लिए आ सकते हैं एज एन आउटसाइडर? अंदर रिलायंस इंडस्ट्री की छोटी छोटी बातें मुझे कैसे पता चलेगी? कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है, कौन काम चोर है, कौन चोरी करता है, क्या सिस्टम के अंदर अपडेट्स करते हैं, वो हमें थोड़ी पता होगा। अब जब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो तो कंपनी वाले ये बोल दे कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपको देखना चाहिए था ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को यानी हमें प्रोटेक्ट करता है। भाई हम लोग ये मान के चलेंगे कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की सिस्टम प्रॉपर ही है, वो कंपनी की जिम्मेदारी है। दिस मीन्स दैट इफ एन आउटसाइडर्स enters into contract with a company, they do not need to investigate whether internal approvals, meetings or resolutions have actually taken place or not. सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो आपने यहां पर क्लास में एडमिशन लिया तो मैं ये पूछने के लिए नहीं आऊंगा, चेक करने के लिए नहीं आऊंगा कि क्या आपके घर पे आपके पेरेंट्स ने परमिशन दी है हमारे क्लास में आने के लिए। वो आपका इंटरनल पार्ट है, मैं यही मान के चलूंगा कि आपको घर से परमिशन मिली है। अब हो सकता है कि आपको परमिशन ना भी मिली हो या आपने झगड़ा करके भी परमिशन ली हो, वो जानने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हमारी कंपनी है तो काम के अंदर
यहां पर सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं वो जानने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपको यही एज्यूम करके चलना है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। इवन ना चल रहा हो तो वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है। इट एंश्योर्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, मेन चीज यही है कि आप सेफ हो गए, कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है हम लोग सेफ है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एंड लास्ट, डिटेल नोट्स ऑन डायरेक्टर, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स है, सब ब्रीफ में बताया है कि डायरेक्टर कौन होता है, एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर की कुर्सी पर जो भी बैठा है वो डायरेक्टर, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर जो भी बैठा हो वो प्राइम मिनिस्टर, फिर कौन बैठा है हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम इस पोजीशन पर हो तो वो तुम हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं, जो डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करता है वो डायरेक्टर, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी होल्ड करता है वो प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, राहुल गांधी हो, योगी आदित्यनाथ हो, XYZ हो, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर वैसा, या तुम खुद हो। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये पूरे सेंटेंस बना के लिखने के, याद रखने के लिए शॉर्ट में, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2, प्राइवेट में मिनिमम, सॉरी पब्लिक में मिनिमम 3, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम कंपनी के एओए में प्रिस्क्राइब होता है 12 होते हैं या उससे ऊपर की भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, बट एओए में सपोज 10 लिखा है तो 10 होंगे, ठीक है, 7 लिखे है तो 7, मिनिमम रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए। मैक्सिमम कितने होंगे वो एओए में लिखा होगा, 12 से ऊपर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लो। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अलग अलग तरह से डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं। तो पहले जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो कौन होते हैं, तो जो कंपनी के मेमोरेंडम में सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो साइन करते हैं, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, दे आर द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और वो कब तक डायरेक्टर रहते हैं, जब तक कंपनी की पहली एजीएम ना मिले, क्योंकि पहली एजीएम में फिर शेयर होल्डर्स अपने डायरेक्टर्स चुनते हैं। सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय शेयर होल्डर्स, विच इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग करके होता है, और उसमें जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो सब डायरेक्टर की खास बात ये होती है कि 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स रिटायर्स बाय द रोटेशन, रोटेशन में रिटायर होते जाएंगे, और वो सीनियोरिटी के बेस पर रिटायर होते हैं। सीनियोरिटी मतलब एक्सपीरियंस या एज के अंदर सीनियोरिटी नहीं, कितने टाइम से आप ये पोजीशन पर हो, जो सबसे पहले, हाँ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कॉस्टिंग वाली, और जो रिटायर होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। देन तीसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करे उसमें 3 कैटेगरी होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, उसमें पहला होता है एडिशनल डायरेक्टर, यार वर्कलोड बहुत ज्यादा है, हमने 4 रखे बट हमको और एक डायरेक्टर की जरूरत है और एजीएम तो हो गई, तो अभी एक काम करो हम खुद अपॉइंट कर देते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर टू हेल्प और असिस्ट द अदर डायरेक्टर्स, वो नेक्स्ट एजीएम तक ही रहते हैं। नेक्स्ट एजीएम में फिर शेयर होल्डर को बोलेंगे भी अभी 3 नहीं अभी 4 डायरेक्टर रखने, 4 चुनो। कैजुअल वैकेंसी, मतलब सपोज सडनली कोई डायरेक्टर की डेथ हो गई, बीमार हो गए, रिटायर हो गए और पोजीशन खाली हो गई, तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर रिटायर डाइज, तो उस केस में कैजुअल टेम्पररी पोजीशन को फिल करने के लिए डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर तो अभी मिल नहीं सकते, शेयर होल्डर्स तो साल में एक बार मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे होते हैं। हाँ, ये सभी डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट एजीएम मिलने तक ही अपनी पोजीशन रखते हैं, ये हर एक के आंसर में लिख देने का। फिर जब एजीएम हो तो वो नए डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे शेयर होल्डर्स। एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर, मतलब कोई डायरेक्टर ऐसा है जो कंटिन्यूअस 3 महीने से ज्यादा तक मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, बाहर जाना है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है डिसीजन लेने के लिए, तो मैं 6 महीने के लिए यूएस जा रहा हूं, तो फिर मेरी जगह पर काम करने के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर को छोड़ के जाऊंगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। देन अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी, जिसमें डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स होते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड सेंट्रल सॉरी माइनॉरिटी ग्रुप, मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो भी यहां पर शेयर होल्डर्स को अपॉइंट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करवाने के लिए। और लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अपॉइंट कर ही सकती है जब भी उनको लगता है, और वो 3 साल के पीरियड के लिए कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट।
एंड लास्ट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशनल रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, ठीक है। जो भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है वो बन सकता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्यादा हमेशा हमारे देश में भी देखो इलेक्शन में भी पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यहां पर देश के नेता बनने के लिए तो कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आपको अनपढ़ होना चाहिए, आपको बेवकूफ होना चाहिए, आप क्रिमिनल्स होने चाहिए, वैसा वो सब अलग है। हमारे देश के मेजोरिटी नेता ऐसे ही है, कोई भी पार्टी हो, सब में ऐसा ही होता है। यहां पर क्वालिफिकेशन में सिर्फ सैर्स रखे। तो डायरेक्टर को अगर डायरेक्टर बनना है तो मस्ट होल्ड मिनिमम नंबर ऑफ सैर विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन एओए। अब वो एक भी हो सकता है। एक सैर आपको डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी का एक सैर तो खरीदना ही पड़ेगा। अब एक बोला है तो एक, 50 बोला है तो 50,000, 50 बोला है तो 50,000 सैर बोले हो तो 50,000। डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम इतने सैर आपके पास होने चाहिए, तो वो सैर आपको खरीदने पड़ेंगे। वो क्यों रखते हैं? टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मैंने खुद 50,000 शेयर मेरे है, क्योंकि डायरेक्टर सब डिसीजन लेते हैं। अब मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है, तो मैं तो कुछ भी अंडरस्टैंड डिसीजन ले लूंगा, मेरा थोड़ी पैसा है। पर मेरे खुद के 50,000 शेयर है, तो अगर कंपनी की प्राइस गिरेगी तो मुझे भी घाटा होगा, तो मैं गलत डिसीजन नहीं लूंगा या कम लूंगा या समझ के डिसीजन लूंगा। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर की रिक्वायरमेंट रखी है। डिसक्वालिफिकेशन क्या है ये आपको पूरे सेंटेंस बना के लिखना है, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं। पहला आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अगर डायरेक्टर आपके जैसा बन जाता है तो वो डायरेक्टर की पोजीशन नहीं रख सकता, अनसाउंड माइंड का। दूसरा, मेरे जैसा डायरेक्टर जो अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट हो, मतलब नादार जाहिर થઈ ગયો છે, પૈસા જ નથી એની પાસે, જવાબદારી બહુ વધારે છે મારા જેવા, તો એ લોકો પણ ડાયરેક્ટર ના બની શકે। પહેલા તમારા જેવા અનસાઉન્ડ માઇન્ડના, બીજા ઇનસોલ્વન્ટ डायरेक्टर ना बनी सके। तीसरा, एप्लाइड इन कोर्ट टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मतलब अभी मैं इंसॉल्वेंट हुआ नहीं हूं, पर मैं कोर्ट में अप्लाई कर रहा हूं भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। अनिल अंबानी ने ये एप्लीकेशन फाइल की थी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाने के लिए, तो उसको भी डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दे। जिसको 6 महीने की सजा हुई हो और वो सजा कंप्लीट होने के 5 साल अभी तक ना हुए हो, ध्यान से समझना हो, 6 महीने की सजा, कम से कम 6 महीने की सजा हुई हो जेल की, अब वो जेल की सजा उसने खत्म कर दी, अब मैं कल से डायरेक्टर नहीं, वो जेल की सजा 6 महीने की खत्म हो गई, उसके बाद 5 साल की गैप के बाद आप डायरेक्टर बन सकते हो। अगर वो 5 साल का टाइम पीरियड नहीं हुआ है तो यू कैन नॉट बिकम डायरेक्टर। जो डायरेक्टर वो क्वालिफिकेशन के शेयर्स होल्ड नहीं करता है, मतलब 5,000 शेयर रखने थे पर बीच में मैंने 2,000 शेयर बेच दिए, अब मेरे पास 3,000 ही शेयर है और क्वालिफिकेशन के शेयर्स थे 5,000, तो मेरे पास वो डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशन वाले शेयर ही नहीं है, तो भी मैं डिस्क्वालिफाइड। एंड लास्ट, 15 कंपनी से ज्यादा कंपनी के मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता, अगर मैं बनता हूं तो डिस्क्वालिफाइड। क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 3 ऑल्सो। दिस वॉज द कंप्लीट मैराथन सेशन। 4th यूनिट का सुपर रिवीजन सेशन एक्सक्लूसिवली आपको साहस एप्लीकेशन पर देखना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के भी रिविजनल सेशन आप साहस एप्लीकेशन से देखोगे, और आपके जूनियर्स को भी साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो इन ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड और एप्लीकेशन मोड। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।